स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो तरबूजे बेच रही होती है और वहीं पर हम कुछ बदमाश लड़के को देखते हैं जो वहां पर आते हुए उस लड़की को छेड़ने लगते हैं और उन बदमाश लड़कों का एक ग्रुप होता है। यहाँ पर उसका लीडर उस लड़की को छेड़ते हुए उसके साथ फर्क बना वाला हरकत कर रहा होता है, लेकिन तभी हम एक लकड़ी को देखते हैं जो सीधा आके उस बंदे का पिछवाड़े में घुस जाता है, इसके वजह से बेचारा उस छोटे और नाटे बंदे का हालत खराब हो जाता है। हम वहाँ पर अपने एमसी को देखते हैं जो एक पोज में मारते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कमीनों का हिम्मत कैसे हुआ मेरी बहन को छेड़ने का। और वो बुली करने वाला बंदा हमारे एमसी को कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी एमसी उसके मुंह में भी एक डंडा ठूस देता है, जिसके वजह से बेचारा का हालत खराब हो जाता है। और ये देखकर वो दूसरे बंदे जो उस बंदे का दोस्त होते हैं वो हमारे एमसी को कूटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है, जिसे देखकर वो बदमाश बंदे अपने बॉस को उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और हम हमारे एमसी को देखते हैं जिससे उन लोगों ने कूट कूट कर बुरा हालत कर दिया होता है। और एमसी का बहन भी ये देखकर थोड़ा सा परेशान होती है, लेकिन हम हमारे एमसी को कहीं और मतलब किसी अलग डायमेंशन में देखते हैं, जो देखकर हमारा एमसी भी परेशान होता है। वो बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पहुंच गया, आखिरकार ये कौन सा जगह है। और तभी उसके सामने एक जेट पेंडेंट आता है, जिसे देखकर वो भी हैरान होता है, लेकिन तभी वो जेट पेंडेंट से कुछ पावर निकल के उस बंदे मतलब एमसी के आंखों में घुस जाता है। और वो जब अपने आंखों को खोलता है तब वो देखता है कि बेचारे का मुंह किसी लड़की के चेस्ट में चिपका हुआ है, जिसे देखकर वो बेचारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मतलब हैरान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो असल में नर्स होती है और वो हमारे एमसी को आराम करने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा घायल होता है कुटाने के बाद। लेकिन जब हमारा एमसी उस नर्स को देखता है तो बेचारे को उस नर्स के कपड़े के आर पार दिख रहा होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने कपड़े को क्यों नहीं पहना है। और फिर एमसी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, शायद से ये मेरा वहम होगा, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हम एमसी के बहन को देखते हैं जो रूम में आते हुए बोलती है कि मेरा भाई आखिरकार तुम कैसे हो, तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन जब एमसी अपने बहन को देखता है तो बेचारा वो भी उसे इस तरह ही दिखती है, जिसे देखकर वो अपने आंखों को ढकते हुए बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और एमसी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे सर में क्या हो रहा है, मुझे आखिरकार इस तरह से सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी उसे फिर से उसी जगह में मतलब कोई अलग डायमेंशन में वो चले जाता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा लेफ्ट आई इन है और राइट आई में यान है। तुम लेफ्ट आई की मदद से हर चीज को देख सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो। राइट आई की मदद से तुम हर चीज के आर पार देख सकते हो। जहाँ पर एमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरे पास इन और यान आई है, इसका मतलब मैं किसी भी चीज का एक्सरे मतलब आर पार देख सकता हूँ क्या। और वो बोलता है कि चलो मुझे ट्राई करने दो। और वो अपने आँख में जब फोकस करता है तो उसे दीवार के आर पार भी दिख रहा होता है। और वो बोलता है कि ये तो रियली में बहुत ही अमेजिंग है, ये तो एक्सरे आई है, इसके मदद से मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मजा आ गया। और वो बोलता है कि चलो मुझे कुछ और दूर तक फोकस करने दो। और वो कुछ और दूर तक फोकस करता है तो देखता है कि हॉस्पिटल का जो हेड डॉक्टर होता है वो एक नर्स के साथ कुछ बदमाशी कर रहा होता है। और वो अपने आँख के पावर के मदद से बेचारा इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि नया नया पावर जो मिला हुआ होता है उसे। और वो एक लेडी को देखता है जो पीछे से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, जिसे देखकर एमसी अपना लार टपकाने लगता है। लेकिन जब बेचारा उसके चेहरे को देखता है तो उसे मुंह से उल्टियां होने लगती है, क्योंकि वो असल में कोई लेडी नहीं होती है। और हम एमसी के बहन को देखते हैं जो अपने भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए नर्स से पूछ रही होती है, और नर्स भी इसके लिए बोलती है कि हाँ तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा घायल नहीं है, तुम उसे यहाँ से ले जा सकती हो। यहाँ पर एमसी मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास सही में ये पावर है और मेरे पास सही में एक्सरे आई है तो इसके बाद से मैं अपने बहन को कभी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा और उसे परेशान होने नहीं दूंगा। और हम एमसी को देखते हैं जो अपने बहन को बाय बाय करते हुए बोलता है कि बहन मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूँ और मैं घर थोड़ा लेट में आऊंगा, इसलिए चिंता मत करना। यहाँ पर उसकी बहन चिंता करते हुए बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम घर जल्दी आ जाना, ज्यादा लेट मत करना। और हमारा एमसी का नाम रे होता है तो रे बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ जिसकी वजह से मैं कुछ पैसे को कमा सकूं। और वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो गैम्बलिंग कर रही होती है और वो बोलती है कि अगर कोई भी मेरे प्राइस के ऊपर बेट लगाएगा और जीत जाएगा तो मैं उसके डबल दूंगा जितना वो लगाएगा। और हम वहाँ पर बहुत सारे बंदे को देखते हैं जो बेचारे लोग वहाँ पर बेट लगा रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो लोग हार रहे होते हैं। और वो लड़की मन में बोल रही होती है कि ये लोग तो कितना इडियट है, मैं जानती हूँ कि मैं कभी नहीं हारूंगी, फिर भी ये लोग मेरे ऊपर बस मेरे चार्म को देखकर मेरे ऊपर बेट लगा रहे हैं, सही में कितने बेवकूफ हैं। लेकिन हम हमारे रे को देखते हैं जो अपने आंखों की मदद से उसके आर पार देख रहा होता है, और वो बोलता है कि चलो मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। और वो वहाँ पर चले जाता है। उस लड़की का भी नजर रे पे पड़ जाता है, बोलती है कि ओ और एक नया बकरा यहाँ पर आ गया है। और वो अपने चार्म पे दिखाते हुए बोलती कि ए न्यू गाय इधर आओ, तुम क्या बेट लगाना चाहते हो, आखिरकार तुम कितना का बेट यहाँ पर लगाओगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। जहाँ पर रे बोलता है कि तुम अपने कपड़े को थोड़ा अच्छा से पहनो वरना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। जहाँ पर वो लड़की धीरे से बोल रही होती है कि अगर मैं अपने चार्म को इस तरह नहीं दिखाऊंगी तो जहाँ जितना भी कस्टमर मैंने यहाँ पर जमा किया है सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। और वो मन में बोल रही होती है कि और एक इडियट यहाँ पर आ गया है।
रे भी बोलता है कि चलो मैं भी एक बार यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ, चलो देखता हूँ कि मैं जीतता हूँ या फिर नहीं। और वो लड़की वहाँ पर अपने ग्लास के अंदर 3 डाइस डालने के बाद उसे हिलाते हुए बोलती कि चलो अब बताओ कि यहाँ पर बड़ा या फिर छोटा नंबर आने वाला है। यहाँ पर रे वहाँ पर पैसा फेंकते हुए बोलता है कि बड़ा, यहाँ पर बड़ा नंबर आने वाला है। लेकिन वो लड़की जब देखती है कि उसके पास बस एक ही नोट होता है, वो गुस्साते हुए बोलती है कि ये तो कसम से बहुत ही गरीब और चिल्लर वाला बंदा है। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोलती है कि शुक्रिया शुक्रिया सर आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम देखते हैं कि रे वहाँ पर जीत जाता है फर्स्ट राउंड, जिसे देखकर रे बोलता है कि ये लड़की तो सही में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, वो बस अपने चार्म के मदद से दूसरे लड़कों को यहाँ पर बेवकूफ बना रही है, लेकिन जबकि मेरे पास एक्सरे आई है मैं यहाँ पर अच्छा खासा पैसे को कमा सकता हूँ। और हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रे खूब सारा पैसे कमा लेता है, जहाँ पर आसपास के बंदे बोलते हैं ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा लकी है, ये बस एक नोट लेके आया था लेकिन यहाँ पर बहुत सारा नोट को ये जीत गया। और रे भी बोल रहा होता है ग्रेट, मैं एक महीना में जितना कमा सकता उससे ज्यादा मैंने बस यहाँ पर कुछ घंटे में ही कमा लिया। और वो लड़की भी गुस्साते हुए मन में बोलती है कि ये कमीना लड़का बार बार कैसे जीत रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। और रे पूछ रहा होता है कि हे आखिरकार तुम रुक क्यों गई, क्या तुम्हें और गैम्बलिंग नहीं खिलाना है हम लोगों को। जहाँ पर वो लड़की रे के पास आते हुए बोलती है कि हे तुम कुछ बिग अमाउंट यहाँ पर लगाओ, तुम बस एक एक नोट क्यों लगा रहे हो। जहाँ पर रे बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर बिग अमाउंट क्यों लगाऊं। लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे पैसे को जीते हो, आखिरकार तुम इतना ज्यादा गरीब प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। फिर रे बोलता है कि ठीक है आखिरकार तुम क्या चाहती हो, मैं किस तरह से बेट लगाऊं। वो लड़की बोलती है कि तुम एक बार में अपने सारे पैसे को बेट लगाओ यहाँ पर, फिर हम लोग यहाँ पर खेलेंगे। यहाँ पर रे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हार गई तो बाद में रोना मत। जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम शांति से अपने पैसे को लगाओ। जहाँ पर आसपास के बंदे हंसते हुए बोल रहे होते कि यहाँ पर एक अच्छा शो होने वाला है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा। वो लड़की बोलती है कि अपने बातों को याद रखना, यहाँ पर कोई भी हार सकता है और जीत सकता है, बाद में तुम भी मत रोना। और हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर अपने बेहतरीन स्किल को प्रदर्शन करने लगती है और अपने वो गिलास को हिलाते हुए बहुत ही अजीब अजीब स्टैंस लेते हुए सबको कला दिखा रही होती है। और आसपास में जितने भी बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये देखो ये लेडी अब अपने अल्टीमेट मूव को यहाँ पर चलने वाली है। वो लेडी भी बोलती है कि इस अल्टीमेट मूव के बाद कोई भी प्रिटेंड नहीं कर पाता है सही से कि आखिरकार यहाँ पर बड़ा या फिर छोटा नंबर आने वाला है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो आराम से अपने पैसे को गिन रहा होता है और उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। जिसे देखकर वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा होती है और बोलती है कि ये कमीना बास्टर्ड कहीं का, ये अपने आप को समझता क्या है। और वो वहाँ पर उसे अच्छा खासा सुनाने लगती है, जिसे देख कर रे उसे हैरानी से देखता है और बोलता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया। और फाइनली वो लेडी होती है वो उस ग्लास को टेबल में रख देती है, वहाँ पर बहुत ही धुआं धुआं हो जाता है। वो बोलती है कि चलो अब मेरे अल्टीमेट मूव के बाद तुम यहाँ पर प्रिडिक्ट करो कि आखिरकार क्या नंबर आने वाला है। और रे देखता है अपने एक्सरे विजन के मदद से ग्लास के अंदर 2 डाइस एकदम सीधे होते हैं, लेकिन वो तीसरा वाला डाइस वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और रे समझ जाता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर बड़ा नंबर बोलूंगा ये अपने ग्लास को घुमाते हुए उस डाइस को छोटा नंबर में बदल देगी, और अगर मैं यहाँ पर छोटा नंबर बोलूँ तो वो डाइस को घुमाते हुए बड़ा नंबर में कन्वर्ट कर देगी। ये यहाँ पर चालाक बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे होते हुए ये बेचारी यहाँ पर अपने कला को नहीं दिखा सकती है, कितना अफसोस का बात है। और हम रे को देखते हैं जो उस गिलास को पकड़ते हुए बोलता है मैं बेट लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3-6 आने वाला है। और वो लड़की के बिना इजाजत, मतलब वो लड़की से बिना पूछे रे उस गिलास को हटा देता है, जिसे देखकर वहाँ के आसपास के आदमी भी हैरान होते हैं क्योंकि सही में वो डाइस तीनों डाइस में 6-6-6 आया हुआ होता है। और इधर रे कूल से स्टैंड लेते हुए बोलता है अब मुझे बताओ अब मेरा क्या हाल है। और हम देखते हैं कि ऑडियंस ताली मारते हुए बोलता है कि कूल ब्रो, तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो, बस तुम मुझे एक बार अपना डिसाइपल बना लो, मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगा। इसी तरह सब लोग बोल रहे होते हैं। और हम उस लेडी को देखते हैं जो पतले गली नापते हुए वहाँ से भागने का कोशिश कर रही होती है, बोलती है कि ये बंदा तो सही में बहुत ही ज्यादा लीचड़ है, अगर ये यहाँ पर मुझे पकड़ लिया तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल होगा। और हम रे को देखते हैं जो उस लड़की को बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हें अब यहाँ पर क्या चाहिए। जहाँ पर हम रे को देखते हैं जो लात टपकाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने क्या बेट लगाया था। लेकिन वो लड़की वहाँ से भागने के लिए बोलती है कि देखो आसमान के ऊपर सलमान खान और सब बंदे और रे भी आसमान के ऊपर देखने लगते हैं। और ये देखकर वो लड़की वहाँ पर एक मौका पा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और वो हंसते हुए बोलती कि ये लोग तो बस यहाँ पर गधे के गुच्छा है, जिसे तो बस कुछ बातें बताकर ही यहाँ पर मैं बहला सकती हूँ। जहाँ पर रे जब आसमान में कुछ नहीं देख पाता है बेचारा, तो वो उससे याद आता है कि वो लड़की तो यहाँ से भाग गई। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ए तू रुक जा, तू यहाँ से भाग नहीं सकती है, तुझे यहाँ पर मुझे पैसे देना है, अरे जल्दी से रुक जाओ। और रे भी उस लड़की के पीछे पड़ जाता है।
उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और वो लड़की भागते भागते एक गली में छुप जाती है। रे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर छुपना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लूंगा। और वो लड़की भी कहीं हम देखते हैं कि कोने में छुपी होती है, लेकिन तभी रे उसे ढूंढ लेता है, जिसे देखकर बेचारी वो लड़की भी डर जाती है। और वो बोलती है कि क्या तुम किसी तरह के भूत हो, आखिरकार तुमने मुझे कैसे फाइंड किया। और रे उसे किसी बच्चे की तरह उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है, शांति से तुम मुझे पैसे दे दो। और वो लड़की साथ में बोलती है कि आखिरकार तुम्हें लगता क्या है, क्या पैसा कमाना इतना ज्यादा आसान है। रे बोलता है कि मैं बस तुम्हारे से अपने पैसे को मांग रहा हूँ, आखिरकार तुमने बेट क्यों लगाया था मेरे से। लेकिन तभी देखते हैं कि रे को किसी का आवाज आता है और वो बोलता है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, ये लड़के वहाँ पर रुक जाओ। और ये आवाज सुन के रे भी उसकी तरफ देखने लगता है। वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डेडली ऑरा निकल रहा होता है, लेकिन वो बंदा व्हील चेयर में बैठा हुआ होता है। और वो उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुमने दोबारा क्या कर दिया यहाँ पर। और रे उस बंदे को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस लड़की को उधर फेंकते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरावने हो, आखिरकार तुम हो कौन। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो भी बंदा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डेडली ऑरा निकल रहा है। वो बंदा बताता है कि मैं इस लड़की का ब्रदर हूँ, इसका नाम योयो है। और आखिरकार ये तुम्हारे साथ क्या कर दी, आखिरकार इसे पीछे क्यों पड़े हुए हो। जहाँ पर वो लड़की भी अपने भाई से रे का शिकायत कर रही होती है, लेकिन रे बोलता है कि बस मैं यहाँ पर अपने पैसे को मांगने आया हूँ, ये लड़की मेरे साथ बेट लगाई और मैं उस बेट में जीत गया था। और लड़की रे को चाहते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। रे भी गुस्साते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर लड़की ना होती तो मैं तुम्हें मार मार के भरता बना देता। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा बहस करने लगते हैं। ये देख कर योयो के भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बहन को ही एक तमाचा लगा देता है, जिसे देख कर योयो रोते हुए बोलती है कि भाई आप मुझे मार दिए, आखिरकार आप मुझे क्यों मारे। और उसका भाई बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने बार मना किया योयो कि तुम गैम्बल ना करो, लेकिन तुम दोबारा वही काम करने लगती हो। और योयो रोते हुए बोलती है कि भाई मैं बस तुम्हारे लिए ये सब कर रही थी, मैं बस तुम्हारे पैर को फिक्स करना चाहती हूँ और उसके लिए मनी का जरूरत है। और ये सुन के उसका भाई भी थोड़ा देर के लिए खामोश हो जाता है। और इधर रे अपने मन में सोचता है तो ओ इसका ये भाई है जिसका पैर टूटा हुआ है, चलो मैं अपने आई की मदद से देखता हूँ कि आखिरकार इसे किस तरह का प्रॉब्लम है। और वो अपने आँख से देखकर उस बंदे को उसके बीमारी के बारे में बता देता है कि आखिरकार उसको क्या हुआ है। जो सुनकर योयो और उसका भाई बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और उसका भाई बोलता है कि आखिरकार अभी तुमने क्या बोला, आखिरकार तुम ये कैसे जानते हो, मेरे पैर के साथ क्या गलत है, तुम मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। लेकिन हम रे को देखते हैं जो एटीट्यूड से बोलता है ये तो बस मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है। और ये सुनकर योयो रे के पास आते हुए बोलती है कि ए स्मेली बॉय, तुम मेरे भाई की बीमारी को जानते हो क्या, तुम सही में मेरे भाई के लेग को फिक्स कर सकते हो क्या। यहाँ पर रे उसके बातें सुनकर बोलता है कि तुमने आखिरकार स्मेली बॉय किसे बोला। और ये सुनकर योयो बात चेंज करते हुए बोलती है कि स्मेली बॉय नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तुम्हें हैंडसम बॉय बोला है। और योयो रे के पूरा चिपक जाती है, इसे देखकर रे भी एक पल के लिए शर्माने लगता है और वो वहाँ पर मन में सोचता है सही में ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा गुड है। और योयो भी ये देखकर अपने चार्म को और ज्यादा रे के ऊपर लगाने लगती है और उसे चने के झाड़ में चढ़ाने लगती है। और वो मन में सोच रही होती है कि मेरे चार्म के सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पाता है, ये भी बंदा जल्दी ही मेरे सामने फिसल जाएगा और फिर मैं इसके फायदा उठा लूंगी। लेकिन रे हमारा वो ठहरा सकलोंडा वो लड़कियों के चार्म में नहीं आता है और वो योयो को धकेलते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और वो वहाँ से एटीट्यूड से जाने लगता है। लेकिन रे मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस बंदे का हेल्प कर दूं तो मेरा यिंग और यांग आई एक्सपोज हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे एबिलिटी के बारे में जाने। लेकिन तभी योयो का भाई वो रे को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाइए, अगर आप मेरे पैर को फिक्स कर लेते हैं तो मैं आपके साथ एक डील करने के लिए तैयार हूँ। और रे भी उसके बाद सुनकर वहाँ पर रुक जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ किस तरह का डील करने चाहते हो। तो योयो का भाई बोलता है कि अगर तुम मेरे पैर को फिक्स कर दो यानी ठीक कर दो, मैं तुम्हें साउथ ईस्ट मतलब इस एरिया का किंग बना दूंगा, डॉन बना दूंगा। और उसका बात सुनकर रे भी एक तरह बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम हैंगटियान हो। वो बंदा भी बोलता है कि हाँ मैं ही जू हैंगटियांग हूँ। और ये बात सुनकर रे अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इस एरिया का एक समय में बहुत ही बड़ा बिग शॉट था, लेकिन आखिरकार ये अभी इस हालत में कैसे पहुंच गया। और हम देखते हैं कि योयो वहाँ पर रोते हुए कुछ बोलने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका भाई वहाँ पर रोकते हुए उसे बोलता है योयो यहाँ पर तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। और योयो का भाई यानी जू हैंगटियान बोलता है आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। रे अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने यिंग और यांग आई की मदद से इसके डिजीज के बारे में तो जान गया हूँ, लेकिन आखिरकार इसे क्योर कैसे करते हैं वो भी मुझे प्रॉपरली नहीं मालूम है। और वो अपने माइंड में कंसंट्रेट करने लगता है, जिसके बाद उसे ये मालूम चलता है कि इसको यिंग और यांग आई में 2 स्किल है, जिसमें से एक स्किल घोस्ट वैली मेडिकल क्लासिक स्किल है और दूसरा यू आई रिफाइनिंग स्किल है। और रे को इस तरह सोचते हुए देखकर योयो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे भाई को ट्रीट कर
सकते हो या नहीं, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो। हम योयो के भाई को भी देखते हैं जो गुस्साते हुए बोलता है कि योयो तुम छोड़ दो, वैसे भी मेरे पैर को बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी देखा है लेकिन किसी ने भी फिक्स नहीं कर पाया, आखिरकार मैंने इस बच्चे पे भरोसा ही क्यों किया है, ये भी ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन तभी रे अपने माइंड कंसंट्रेशन से बाहर निकलते हुए बोलता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे पैर को फिक्स कर सकता हूँ। और ये सुनकर जू हैंगटियान भी शौक होता है और बोलता है कि क्या तुम सही बोल रहे हो। और योयो भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रे बोलता है कि हाँ मैं हालांकि ये काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे कुछ देर का यानी कुछ समय का वक्त चाहिए जिससे मैं कुछ प्रिपेयर कर सकूं। और जू हैंगटियान जो जोश में आते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे पैर को फिक्स कर देते हो तो मैं तुम्हारे अंडर 3 साल तक काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और ये एक बहुत ही बड़ा बात होता है क्योंकि जू हैंगटियान साउथ ईस्ट एरिया मतलब उस एरिया का एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट होता है और अगर रे के अंडर ये बंदा काम करने लगे तो रे ऑटोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा आदमी बन सकता है। और हम देखते हैं कि योयो जो ये बात सुनकर रे के पास आके उसके गले लग जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, अगर तुम मेरे भाई को ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हारे एहसान मंद रहूंगी। और उसके बाद कुछ देर बाद क्विंटन रे वहाँ से चले जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि हालांकि मैंने ये चीज बोल दिया है कि मैं उसके पैर को फिक्स कर सकता हूँ और उसके बाद मैं अपने पैसे को भी मांग नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बात बोलने में उन लोगों के सामने खराब लग रहा है। और हम रे के डेविल थिंकिंग को देखते हैं जो उसके बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने उन लोगों को ये प्रॉमिस क्यों कर दिया कि तुम उसके काम को कर दोगे, आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो। और हम रे को देखते हैं जो चलते चलते एंटीक स्टोर में स्ट्रीट में चले जाता है और वहाँ से आवाज आ रहा होता है ब्लू व्हाइट पर्सलाइन जो मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बस 3000 में एक बार आके जरूर देखिए। और रे भी ये आवाज सुनकर स्ट्रीट में जल्दी से दौड़ते हुए चले जाता है, बोलता है कि चलो मुझे एक लुक देख लेना चाहिए कि आखिरकार अगर मुझे गलती से यहाँ पर कुछ प्रीशियस सामान मिल गया तो मेरा तो आज का दिन बन जाएगा। और हम स्ट्रीट में एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देख रहे होते हैं जो असल में सामान को बेच रहा होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ होता है और बंदे आपस में मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये बस फेक सामान है और ये बूढ़ा आदमी हमें यहाँ पर लूटना चाहता है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो अपने यांग आई की मदद से स्टोर में देखने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यूएबल सामान है या नहीं, लेकिन वहाँ पर उसका नजर कोई भी वैल्यूएबल सामान में नहीं जा रहा होता है, सब कॉमन मटेरियल रहते हैं वहाँ पर। और ये देखने के बाद रे निराश होते हुए वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसका नजर एक बूढ़े आदमी पे जाता है और भीड़ में भी सब आदमी बोल रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मिंग हान क्यों आ गया है। और उन लोगों के बातों से ही मालूम चल रहा होता है कि जो मिंग हान असल में वो बूढ़ा आदमी एक बहुत ही ग्रेट मास्टर होता है जो एंटिक पीस के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखता है। और हम उस बूढ़े आदमी के साथ एक लेडी को भी देखते हैं जो असल में उसकी पोती होती है और वो पूछ रहे थे कि ग्रैंडफादर आखिरकार आप इस जैसे स्मॉल स्टॉल में क्यों आए हैं, चलिए हम लोग अपने मिंग यू सेन के स्टॉल में जाते हैं। जहाँ पर जू मिंग हान बोल रहा होता है कि तुम नहीं जानोगी बच्ची असल में मस्ती क्या होता है और मैं बस यहाँ पर फन करने के लिए आया हूँ। और वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर उस बंदे से ब्लू व्हाइट और क्लाइंट को मांगता है और ये भी ये सब बहुत ही गौर से देख रहा होता है। उसकी मिस्टर जू की पोती बोलती है कि ग्रैंडफादर ये वैसे भी फेक है और अगर ये रियल भी होगा तो इस चीज में पहले से क्रैक है जिसके वजह से इसका कोई भी कीमत नहीं है। और मिस्टर जू भी बोलती है कि वेल ये सही बात है और वो बोर्ड को उस टेलर को दे देता है। और हम देखते हैं कि भीड़ में जितने भी आदमी होते हैं जबकि मिस्टर जू सामान को रिजेक्ट कर देते हैं तो सभी यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को खो देते हैं और सब लोग इधर उधर जाने लगते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो फालतू सामान है, जबकि मिस्टर जू जो इतना एक्सपीरियंस आदमी है वो इस चीज को फेक बोल रहे हैं तो सही में ये सामान कचरा होगा। और मिस्टर जू और उसकी ग्रैंड डॉटर भी वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन हम देखते हैं कि रे वो वापस आता है और उस सामान को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। और ये सुनकर मिस्टर जू और उसकी ग्रैंड डॉटर भी हैरान होते हैं कि आखिरकार मेरे बोलने के बाद भी आखिरकार ऐसा कौन बंदा है जो उस बेकार से सामान के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। और वो सेलर सामान को क्विंटन को बेचकर वहाँ से भाग जाता है और वो मन में सोचता है कि ये कितना बड़ा फूल बंदा है, जबकि मिस्टर जू जैसे काबिल आदमी भी इससे देखकर फेक बता दिए लेकिन ये बच्चा इसे खरीद लिया, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में हूँ। और आसपास के आदमी ये देखकर कि रे ने उस सामान को खरीद लिया सब लोग रे का मजाक उड़ाने लगते हैं। सब लोग बोल रहे होते कि सही में ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, जबकि मिस्टर जू ने इस सामान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी ये लड़का इस सामान को खरीद लिया, आखिरकार इससे जैसा गधा बंदा कहाँ पर होगा। और इसी तरह रे का सब लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। और मिस्टर जू के ग्रैंड डॉटर को भी देखते हैं जो रे का मजाक उड़ाते हुए बोल रही होती कि ए सिली बॉय तुमने अपने यहाँ पर 3000 को बेकार से सामान के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तुम तो सही में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और रे भी उस लड़की को जवाब में बोलता है कि कुछ बंदे अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं लेकिन वो असल में एक इडियट होते हैं। हालांकि रे उस लड़की को इडियट ना बोला होता है लेकिन फिर भी वो लड़की गुस्साते हुए बोलती है आखिरकार तुम सिली बॉय, आखिरकार तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे इडियट बुलाओ। लेकिन हम मिस्टर जू को देखते हैं जो वहाँ पर आते हुए अपने
ग्रैंड डॉटर को रोक देते हैं और वो रे से पूछता है कि आखिरकार बॉय तुमने इस व्हाइट ब्लू एयरलाइन को खरीदा है, आखिरकार तुम इसे क्या सोच के खरीदे हो। जहाँ पर रे उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं बस यहाँ पर दो चीज को करेक्ट कर देना चाहता हूँ। पहला तो ये सामान ब्रोकन नहीं है, यानी टूटा नहीं है, और दूसरा चीज मैंने ये चीज खरीदा है, ये वर्थ इट है, ये जेन्यून है। और सब बंदे ये सुनकर फिर से हंसने लगते हैं और रे का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये लड़का इतना छोटा और नादान है, फिर भी वो मिस्टर जू जैसे एक्सपीरियंस बंदा से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, सही में कितना स्टूपिड लड़का है। और मिस्टर जू की ग्रैंड डॉटर भी हंसते हुए बोल रही होती है कि ये लड़की आखिरकार तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस चीज के लिए। और मिस्टर जू बोलते हैं कि ये बाबू तुम्हें अपने आई साइड को इम्प्रूव करने का जरूरत है, तुम्हें सामान को परखने का जरा सा भी स्किल नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन हम रे को देखते हैं जो सामान में पानी डालते हुए बोलता है कि सब लोग अपने आँख को खोल कर देखो। और रे के पानी डालने के वजह से उस पोर्ट में एक पैटर्न अपेयर होता है। ये देखकर मिस्टर जू और उसकी ग्रैंड डॉटर और बाकी बंदे भी हैरान होते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। रे वहाँ पर एटीट्यूड में बोलता है कि तुम लोग जिसे क्रैक समझ रहे थे वो असल में क्रैक नहीं था, वो एक पैटर्न था। और मिस्टर जू भी ये देखकर बोलते हैं कि बंदे तुम्हारा आँख तो सही में बहुत ही ज्यादा तेज है। आसपास के बंदे भी अपने साइड को चेंज करते हुए बोलते हैं कि ये लड़का तो बस पल भर में ही मिलियनियर बन गया, इस चीज का वर्थ मिलियन में होगा और इस बंदे का आँख तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये एक एक्सपर्ट है। रे भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास तो इंग और यांग आई है, आखिरकार मेरे आँख के सामने किसी का आँख कैसे टिक सकता है। लेकिन हम मिस्टर जू की ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो अभी भी इस चीज को रियल नहीं मान रही होती है और वो बोलती है कि बस इसके पैटर्न को तुम अपेयर कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये रियल है। और रे ये देखकर उस लड़की के साथ एक बेट लगाने लगता है। लड़की बोलती है कि अगर ये रियल होगा तो मैं मार्केट प्राइस से इसे डबल में तुम्हारे साथ खरीद लूंगी, लेकिन अगर ये फेक हुआ तो क्या होगा। रे बोलता है कि ठीक है, अगर ये रियल हुआ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना और अगर फेक हुआ तो तुम जो बोलो मैं तुम्हें वो करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर ये फेक हुआ तो तुम मेरे अंडर 2 साल तक काम करोगे। और वो दोनों वहाँ पर बेट लगा लेते हैं। इधर हम मिस्टर जू को भी देखते हैं जो मन में मुस्कुराते हुए बोलता है ये लड़का का आई सेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर ये यहाँ जीते या हारे उससे बेनिफिट तो मुझे ही होने वाला है। और मिस्टर जू बोलता है कि ठीक है, तब यहीं पर सामने में मिंग यू सेन का स्टोर है, चलो हमें वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए, हमें वहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और हम मिंग यू सेन के स्टोर में देखते हैं जो एक सही में बहुत ही बड़ा नामी स्टोर होता है एंटिक स्ट्रीट में। और हम वहाँ से एक बंदे को आते हुए देखते हैं जो मिस्टर जू को वेलकम करता है। और वेलकम करने के बाद वो बंदा मिस्टर जू और बाकी सबको अपने गेस्ट हाउस में इन्वाइट करता है और हमें उसका नाम लिन बताया जाता है। मिस्टर जू उस बंदे से बोलता है कि लिन मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ, मेरे पास कुछ सामान है और मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि वो फेक है या फिर रियल। और यो भी वहाँ पर अपने बेट के बारे में पूरा बता देती है और मार्केट में क्या क्या हो वो भी बता देती है। और ये सुनकर लिन वो बंदा भी बोलता है कि जबकि मिस्टर जू उसे फेक बता दिए हैं तो वो आइडेंटिफाई का कोई भी काबिल नहीं है, वो सही में कोई फालतू सही मटेरियल होगा। और रे ये बात सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा होते हुए देखता है और बोलता है कि बिना तुम देखे इस सामान को ऐसे कैसे बोल सकते हो। और रेन भी रे को देखते हुए बोलता है कि ब्रो तुम इस स्ट्रीट में फेमिलियर नहीं लगते हो, शायद से तुम पहली बार इस स्ट्रीट में आए हुए हो। रे बोलता है तो आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है। और लिन वो बंदा वहाँ पर एटीट्यूड में बैठते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे बंदे को देखा है जो नए नए आए हैं और वो कुछ ट्रिक के साथ अपने आप को फेमस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेकार होता है। रे अपने एटीट्यूड में होता है वो बंदा, मतलब रे बोलता है कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो मैं किसी और को भी ढूंढ सकता हूँ ये चीज को प्रूव करने के लिए। और ये देखकर यो थोड़ा सा गुस्सा होती है, वो बोलती है कि हे आखिरकार तुम थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं करते हो। और मिस्टर जू भी वही चीज रे को बोलते हैं। और लिन बंदा भी वहाँ पर उठते हुए बोलता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि मिस्टर जू पर्सनली मुझे ये काम के लिए रिक्वेस्ट किए हैं और मैं मिस्टर जू का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ, इसीलिए मैं ये चीज करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर रे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जहाँ पर लिन बोलता है कि यहाँ पर तुम देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे एंटीक पीस है, इसमें से 3 फेक है, अगर तुम ये चीज आइडेंटिफाई करने में काबिल हुए तो मैं तुम्हारे काम को फ्री ऑफ कॉस्ट में करने के लिए रेडी हो जाऊंगा और मैं उस सामान को प्रीमियम कॉस्ट में भी तुम्हारे पास से खरीद लूंगा। रे ये सुनकर बाहर ही खा रहा होता है और बोलता है ये तो सुनने में जरा सा भी इजी नहीं लगता है। और वो मन में सोचता है कि मेरे इंग और यांग आई के मदद से ये तो बस मेरे लिए एक टॉयलेट पेपर के सामान है जिसे मैं तुरंत ही यूज करके फेंक सकता हूँ। तो ये सुनकर लिन बोलता है कि ओ तो तुम ये चीज नहीं करने वाले हो, लेकिन रे बोलता है कि रुको
देखो मैं ये चीज करूंगा, आखिरकार मैंने ऐसा कब बोला। और मिस्टर जू भी बोलते हैं कि तुम्हें आखिरकार इस काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, हमारे लिए 1 घंटा काफी होगा मेरे ख्याल से। पर रे बोलता है कि 1 घंटा इतना जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो 1 मिनट ही काफी होगा। और ये सुनकर लीन हंसते हुए बोलता है कि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो, 1 मिनट में तुम तो यहाँ पर जितने एंटीक पीस है उसे भी अच्छा से नहीं देख सकते हो। और मिस्टर जू भी रे को समझाते हुए बोलते हैं कि ए बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा प्राउड फील करने का जरूरत नहीं है, तुम घमंड में आके पछताओगे बाद में। और यो भी मन में सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो सही में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो इतना ही देर में वो 3 सामान को वहाँ पर अलग कर देता है और बोलता है कि मैंने ये 3 सामान को अलग कर दिया है। और ये देखकर लीन, मिस्टर जू और यो भी हैरान होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार इतना जल्दी ये कैसे ये काम कर सकता है। यो मन में सोच रही होती है ये बंदा तो सही में कूल है, ये मजाक नहीं कर रहा था, ये इतना जल्दी ये तीनों सामान को यहाँ पर अलग कर दिया, ये तो विश्वास का भी काबिल नहीं है। और रे उन सामानों के बारे में भी बताने लगता है कि आखिरकार ये सब फेक क्यों है। लेकिन लीन को देखती है और शॉक होते हुए रे को ही देख रहा होता है और मन में बोलता है कि टॉप लेवल के एक्सपर्ट भी जो होते हैं वो इतना जल्दी ये काम को नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ये बंदा है कौन है, इसका बैकग्राउंड आखिरकार क्या है। और हम रे को देखते हैं जो बोलता है मैंने यहाँ पर और एक फेक सामान को फाइंड किया है जो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। और हम लीन को देखते हैं जो उस स्टोन को देखते हुए बोलते हैं कि ये लड़के तुम उस स्टोन को वहाँ पर रख दो, वो कोई आम स्टोन नहीं बल्कि वो लेजेंडरी ल्यूमिनियस पर्ल है। आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम उस सामान को जल्दी से नीचे रख दो। और ये सुनकर रे बोलता है कि कितना बड़ा मजाक है, आखिरकार तुम्हें ये सामान को ऐसे बोल के कौन बेच दिया। और रे उस पर्ल को वहाँ पर जमीन में पटक देता है जिसे देखकर तो मिस्टर जू, लीन और योयो के अलग से जान निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो पर्ल को पटकने के बाद वो चीज वहाँ पर चूर हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा गोली टाइप का कोई सामान निकलता है। और ये देखकर मिस्टर जू को देखते हुए बोलते ये तो बस एक कॉपर का बोल है। जहाँ पर रे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें अभी भी ये सामान लेजेंडरी लगता है क्या। और ये देखकर कि जिस सामान को वो लेजेंडरी समझ रहा होता है वो असल में फेक है और रे उसे बस एक पल में ही देख के समझ गया। लीन रे के सामने माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैंने आपको यहाँ पर पहचान नहीं पाया और मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा रूड हो गया था। जहाँ पर रे उसे बोलता है अरे अरे नहीं नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत भी नहीं है, बस मैंने तुम्हारा यहाँ पर हेल्प कर दिया। और रे मन में सोच रहा होता है सही में एक आदमी जो सही में बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट हो और वो तुम्हारे सामने झुके, सही में ये बहुत ही ज्यादा ऑसम फीलिंग है। और वो वहाँ पर ये सोच के अजीब तरह से हंस रहा होता है। और ये देखकर मिस्टर जू, यो और लीन भी अजीब निगाहों से लीन को देख रहे होते हैं। और जैसे कि लीन वहाँ पर बेट लगाया हुआ होता है और रे यहाँ पर जीत गया होता है तो लीन वहाँ पर रे के सामान को जांच करने के लिए रेडी हो जाता है और रे को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और हम रे और बाकी सबको देखते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं गेस्ट हाउस में और एक बंदा उसी सामान को जांच करके लेके आ रहा होता है। और वो लीन से बोलता है कि मास्टर मैंने इस सामान को जांच कर लिया और ये सही में एक रियल सामान है और इसका मास्टर मार्केट में प्राइस 1 मिलियन के करीब हो सकता है। और हम लीन को देखते हैं वो बोलता है ओ तो ऐसा बात है। और रे के सामने वो उस चीज को लाते हुए बोलता है कि मास्टर जैसे कि आपने बोला था ये सही में एक रियल सामान है। और ये सुनकर रे एक पल के लिए मुस्कुराता है और वो फिर योयो की तरफ देखता है और योयो भी ये देखकर वहाँ पर ब्लश करते हुए बोलती है ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ बेट लगाया था, ये कोई बड़ा डील नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। और वो वहाँ पर अपने एटीएम कार्ड को सामने करते हुए उसे उसका पासवर्ड बता देती है और रे को बोल देती है कि तुम इससे 2 मिलियन निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मार्केट प्राइस से डबल प्राइस में तुम्हें से इस सामान को खरीद लूंगी। और लीन वो कार्ड को लेते हुए मन में सोचता है कि ग्रेट, मैंने यहाँ पर बस एक पल में ही 2 मिलियन को कमा लिया। और मिस्टर जू भी हंसते हुए वहाँ पर बोलते हैं कि बच्चे तुम सही में बस 3000 इन्वेस्ट करके यहाँ पर 2 मिलियन कमा लिए हो, ये तो बहुत ही बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। लेकिन हम देखते हैं कि हंसते हंसते मिस्टर जू वहाँ पर गिर जाते हैं और उसके सीने में भी दर्द होने लगता है, जिसे देखकर सब लोग मिस्टर जू को देखने लगते हैं और वो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। और यो भी अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हुए बोलते हैं ग्रैंडफादर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मुझे इस तरह काम करके मत डराइए। और लीन भी जल्दी से अपने आदमी को गाड़ी तैयार करने के लिए बोलता है और बोलता है कि जल्दी से हमें हॉस्पिटल जाना होगा। और हम उसके ग्रैंडफादर मतलब मिस्टर जू को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा होता है और वो अपने ग्रैंड डॉटर का आवाज लगा रही होती है। और यो भी वहाँ पर होते हुए बोलते हैं ग्रैंडफादर आप यहाँ पर मुझे छोड़
छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और हम लिन को देखते हैं जो वो अपने में ही परेशान होता है और वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मिस्टर जू को कुछ हो गया तो आखिरकार मैं दूसरे को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये सब देखकर रे मन में बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, चलो मैं अपने यंग यांग आई से देखता हूँ। और जब रे अपने इंग और यांग आई से मिस्टर जू को देखता है तो पाता है कि मिस्टर जू के हार्ट में कुछ इविल ऑरा के तरह जमा हुआ पड़ा है। और हम लिन के आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मैंने गाड़ी को रेडी कर दिया है। और ये सुनकर लिन जल्दी से मिस्टर जू को अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है कि मैं जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मिस्टर जू बस आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर रे आते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, इसे यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने का जरूरत नहीं है। और ये देखकर लिन गुस्साते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर मिस्टर जू को कुछ हो जाता है क्या तुम इसका रिस्पॉन्सिबल लोगे, मेरे रास्ते से हट जाओ, ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। रे बोलता है कि बस तुम मेरे पे विश्वास रखो, मैं इन्हें सेव कर सकता हूँ। और लिन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर मजाक करना बंद करो। लेकिन हम योयो को देखते हैं जो रोते हुए बोलती है मिस्टर लिन प्लीज यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट के लिए और इस बंदे को यानी रे को इसे ट्राई करने के लिए दीजिए। लेकिन लिन वहाँ पर गुस्साते हुए योयो को ही डांटने लगता है और बोलता है कि योयो आखिरकार तुम होश में क्यों नहीं आ पा रही हो, तुम यहाँ पर ये क्यों नहीं समझ रही हो कि मिस्टर जू का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसके वजह से मिस्टर जू का जान जा सके। लेकिन हम योयो को देखते हैं जो बोलती है कि मैं इस पे बिलीव करती हूँ, बस इसे एक बार ट्राई करने के लिए दीजिए। और वो मन में सोच रही होती है कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, अब हम लोग इन्हें मतलब अपने ग्रैंडफादर को भी हॉस्पिटल ले जाकर बचा नहीं सकते हैं। और हम रे को देखते हैं जो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर जू का अच्छे से टेक केयर कर सकता हूँ। और हम रे को देखते हैं जो अपने घोस्ट वैली डिवाइन मेडिकल स्किल के मदद से वहाँ पर एक ऑरा को अपेयर करता है और मिस्टर जू के एक्यूपंक्चर पॉइंट में अपने ऑरा को डालने लगता है। और ये देखकर लिन भी हैरान होता है, वो बोलता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और योयो वहाँ पर दुआ कर रही होती है कि बस उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर बच जाएं। और कुछ देर बाद वहाँ पर रे थक हारने के बाद बोलता है कि आखिरकार मैंने ये काम कर ही दिया। और वो वहाँ पर बैठ जाता है और उसके पास योयो आते हुए बोलती है कि क्या मेरे ग्रैंडफादर अब उठ जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है। और रे पसीने हालत में ही बोलता है कि जो मैं कर सकता था वो सब मैं कर दिया और मैं जितना रिकवर कर सकता था मिस्टर जू को मैंने उतना रिकवर कर दिया। पूरा मिस्टर जू पर ही डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर उठ पाएंगे या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर योयो रोते हुए अपने ग्रैंडफादर को ही पुकार रही होती है। और हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कुछ देर बाद उठने के बाद योयो को आवाज लगाते हुए बोलती है कि ए छोटी बच्ची, तुम्हें यहाँ रोने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडफादर एकदम ठीक हैं। और ये देखकर मिस्टर जू एकदम ठीक है सब लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और योयो अपने ग्रैंडफादर को गले लगाते हुए वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है फाइनली ग्रैंडफादर आप यहाँ पर उठ गए। और मिस्टर जू ठीक होने के बाद रे के पास आते हुए रे को शुक्रिया बोलते हैं और रे ये सुन के उसे ठीक से रहने का सलाह देता है। और हम इधर लिन को भी देखते हैं जो रे को इस तरह करते हुए देखकर मन में बोलता है कि मिस्टर जू का जो प्रॉब्लम था वो बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए और ये बंदा ये ठीक कर दिया। अगर सही में मैं जो देख रहा हूँ वो सच है तो ये लिन फैमिली के क्राइसिस को भी ठीक कर सकता है। और ये सोचने के बाद लिन रे के पास आते हुए उसके पास झुक जाता है और वो बोलता है मिस्टर लिन मुझे आपका एक फेवर चाहिए, क्या आप मेरे मदद कर सकते हैं। और रे ये देखकर लिन को झुकने के लिए नहीं बोलता और बोलता है कि आखिरकार मैं आपका किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा अगर मैं कर सकता हूँ। और रे मन में खुश होते हुए सोच रहा होता है लिन फैमिली और जू फैमिली दोनों ही यहाँ के बहुत ही ग्रेट फैमिली है और मेरा तो इन दोनों के साथ बॉन्ड बन रहा है। और लिन बताता है कि मेरा फादर का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और मैंने आपकी अभी टेक्निक को देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे फादर के भी लाइफ को सेव कर सकते हैं। और ये सुनकर रे मन में बोल रहा होता है कि लकली मैं मिस्टर जू की वजह से अपने घोस्ट वैली मेडिकल टेक्निक को समझने में सक्षम रहा और मैं इस तरह से लिन फैमिली से अपने बॉन्ड को बनाने का मौका नहीं जाने दे सकता हूँ। और ये सोचने के बाद रे लिन से बोलता है कि मिस्टर लिन मुझे बस 1 महीने का समय चाहिए और उसके बाद मैं अपने टेक्निक की मदद से आपके फादर को बचाने का पूरा कोशिश करूंगा। और ये सुनने के बाद लिन रे को मास्टर करते हुए बोलता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरे फादर को क्योर ना भी कर पाए तो आप लिन फैमिली का एक ऑनरेबल फ्रेंड बन के रहेंगे हमेशा से। ये सुनकर रे बोलता है कि मिस्टर लिन आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने का जरूरत नहीं है, जबकि आप मुझे एज ए फ्रेंड मानते हैं तो आप मुझे बस रे बोल लिए।
और उसके बाद लिन वहाँ पर बोलता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रिंक सर्व करूंगा। और इधर योयो भी मन में सोच रही होती है कि इस चांस का फायदा उठा के मैं रे के और नजदीक जाने का कोशिश करूंगी और मैं उससे अपने बहुत सारे काम को करवाऊंगी। और हम एक बहुत ही बेहतरीन आलीशान होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम इन्हीं सबको डिनर करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी रे वहाँ पर से थोड़ा सा साइड हो जाता है और एक कोने में जाते हुए अपने मन में बोलता है कि मेरी बहन मेरा बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होगी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ, मुझे एक बार उसे कॉल करके बता देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर योयो होती है जिसको एक बंदा छेड़ रहा होता है, जिसे देखकर रे भी बोलता है कि क्या ये यहाँ पर योयो नहीं है, आखिरकार उसके साथ कौन सा लड़का है। और हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो योयो को छेड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम उसे प्यार करती हो। और योयो उस बंदे से बोलती है कि भाई लुटियन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हो गया, मैंने तुम्हें बार बार बता दिया कि मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जहाँ पर वो लड़का अभी भी नहीं मान रहा होता और बोलता है कि मैं जानता हूँ और मैंने तुम्हें देखा भी है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो, तुम्हारा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और हम उस बंदा बायलुटियन को देखते हैं जो मन में बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा लुक बनाते हुए मन में सोच रहा होता है कि मुझे बस इस लड़की का खूबसूरत बॉडी से मदद है, बस मैं इसको एक बार अपने बेड में लेके जाना चाहता हूँ। और वो बाहर ही ये दिखा रहा होता है कि योयो मैं सही में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, आखिरकार तुम मेरे प्रपोज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो। लेकिन तभी रे ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत ही ज्यादा हो गया तुम्हारा। लेकिन भाई लुटियन ये देखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कमीने, अब तुम कहाँ से आ गए हो, तुम हो कौन। और ये सुनकर रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और भाई लुटियन के हाथ को कस से दबा के उसे वहीं पर फेंक देता है। और इधर हम योयो को देखते हैं जो एक स्माइल देते हुए मन में बोलती है कि ये बहुत ही सही समय है रे के करीब जाने का। और वो रे के पास जाते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड को कोई बंदा छेड़ रहा है, आखिरकार तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो। और ये सुनकर भाई लुटियन का भी हालत खराब हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। और योयो वहाँ पर एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर ट्रबल में है, आखिरकार तुम उसे यहाँ से क्यों नहीं निकालते हो। और इधर रे भी पूरा मौके का फायदा उठाता है और वो योयो के गाल को पकड़ते हुए बोलता है कि बस ये तो कुछ ही समय हुआ कि हम लोग रिलेशन में आए हैं और तुम मुझे अभी से ही मिस करने लगी हो। और इधर बाय लुंगटियान इधर उन दोनों का प्यार देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुआ, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। और वो रे के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर योयो रे को संभल के रहने के लिए बोलती है। और हम इधर रे को देखते हैं जो तुरंत ही रिएक्ट करते हुए बाय लुंगटियान के सीने में एक किक को मार देता है, जिसके वजह से बेचारा वो बहुत ही ज्यादा दूर फेंका जाता है। और रे मन में सोच रहा होता है कि QI रिफाइनिंग टेक्निक सीखने के बाद इस जैसे छोटे बंजे तो मेरे मैच के भी नहीं है, इन्हें तो मैं इसमें फूक के ही उड़ा सकता हूँ। तो इधर योयो चिंता करते हुए बोल रही होती कि रे क्या तुम ठीक हो। और रे योयो के कमर को पकड़ते हुए बोलता है कि योयो हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, हमें इस जैसे फालतू आदमी के सामने अपने इतने कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये सब सुन के बाय लुंगटियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम कमीने बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं इस चीज के लिए जरूरी रिग्रेट कराऊंगा। और जब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं तो योयो रे से बोलती है कि क्या तुम मेरे कमर से अपने हाथ को हटा सकते हो। जहाँ पर रे भी हाथ हटाते हुए बोलता है कि ओह सॉरी, मैं तो बस एक्टिंग में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं तो ये सोचने लगा कि हम लोग दोनों रियल में कपल हैं। और वो वहाँ से मुंह फुलाते हुए चले जाती है। लेकिन रे भी योयो को पीछे से देखते हुए बोलता है कि जो भी बोलो इस लड़की का बॉडी बहुत ही ज्यादा लवली है। और योयो वहाँ पर जाते हुए रुक जाती है और रे को आवाज लगाती है, जहाँ पर रे भी पूछता है कि आखिरकार अब क्या हुआ। जहाँ पर योयो एक प्लस करते हुए चेहरे से बोलती है कि कल हम लोग दोनों कुछ एक्साइटेड गेम खेलेंगे। और ये सुनकर बेचारा रे उसका दिमाग में तो हजार तरह के ख्याल आने लगते हैं और वो अजीब अजीब चीज सोचने लगता है। और वो लात टपकाते हुए बोलता है कि क्या एक्साइटेड गेम। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रो स्टोन बेटिंग मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर योयो और रे आए हुए होते हैं। और ये देखकर बेचारा रे का तो ख्यालों में पानी फिर जाता है और वो बोलता है कि क्या रो स्टोन बेटिंग गेम, क्या तुम जिस एक्साइटेड गेम के बारे में बात कर रही थी ये है। और योयो ये सुनकर खुश होते हुए बोलती कि हाँ तुम्हें ये अमेजिंग नहीं लगता है, इसकी मदद से हम लोग बिलियनियर बन सकते हैं अगर हम लोग का नसीब अच्छा हो तो। और वो वहाँ पर रे को उठाते हुए लेके जा रही होती है, लेकिन बेचारा रे तो सदमा में होता है, वो क्या ख्याल में सोच रहा था और बेचारे को मिला क्या। और हम मार्केट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही तरह तरह के पत्थर रखे हुए होते हैं। और उस मार्केट का एक बंदा वहाँ पर योयो को वेलकम कर रहा होता है। और हम और एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर खुश होते हुए
हुए आता है और बोलता है कि यो पिछली बार तुम यहाँ से आइस जेड को प्राप्त की थी, सही में तुम अपने ग्रैंडफादर से बहुत तरह की स्किल सीखे हुए हो। हमारे ग्रैंडफादर तो इस स्टोन को चूज करने में एक किंग है, वो एक ग्रेट मास्टर है। और वहाँ पर यो भी अपना तारीफ सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मन में सोच रहा था तो ओ यो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है और इसीलिए ये लोग यहाँ पर इसे इतना ज्यादा अच्छा से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, बूढ़े बंदे को, जो आते हुए बोलता है कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, वरना ये लड़की यहाँ पर इतने बेहतरीन स्टोन को कभी भी नहीं जीत पाती। और वहाँ पर उस बूढ़े आदमी को देखते हुए बाकी कस्टमर और पब्लिक हल्ला करते हुए बोलते हैं वाकई में ये तो मास्टर वेंग है, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो स्टोन को फाइंड करने में एक किंग है। वाकई में मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये एक बार टॉप क्लास के क्लास जेड को फाइंड करने में काबिल रहे थे। वाकई में मैं अपने आंखों से मास्टर वेंग को देख रहा हूँ, मेरा तो जिंदगी सफल हो गया। और ये सब देखने के बाद रे दबते हुए आवाज से योयो को बोलता है कि ये बंदा तो डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करना चाहता है, जहाँ पर योयो भी बताती कि हाँ ये जो मास्टर वेंग है ये हमारे कंपनी का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है। और वहाँ पर मास्टर वेंग असलियत में योयो से चैलेंज लगा देते हैं और वो बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिरकार जू फैमिली के बंदों में कितना ज्यादा टैलेंट है। हम लोग दोनों रो स्टोन को ढूंढते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन ज्यादा प्रीसियस स्टोन को ढूंढ पाता है। और बेचारी योयो के पास अभी कोई जवाब नहीं होता है, वो मन में सोचती है कि नहीं मैं यहाँ पर कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरा आई साइड उतना भी अच्छा नहीं है और अगर मैं यहाँ पर हार जाती हूँ तो इसके वजह से मेरे पूरे फैमिली का नाम बदनाम हो सकता है, इसीलिए मुझे ग्रैंडफादर के आने तक का इंतजार करना होगा। और ये सब देखकर वो मिस्टर वेंग हंसते हुए बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि जू फैमिली का इतना औकात नहीं है कि वो मेरे साथ यहाँ पर बेट लगा सके। और ये देखकर योयो का तो खून खोल रहा होता है, वो गुस्सा से बस मिस्टर वेंग को ही घूरे जा रही होती है। और ये सब देख के रे आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है बूढ़े आदमी, मैं तुमसे कॉम्पिटेट करूंगा, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे बेट में कौन जीतता है। और रे को आगे आते हुए देखकर सब बंदे का ख्याल में एक ही सवाल आता है कि क्या ये जू फैमिली के फ्यूचर सन इन लॉ है। बंदे आपस में बात कर रहे होते कि यह यंग मैन का कॉन्फिडेंट तो देखो, ये मिस्टर वेंग के सामने इतना बोल्डली बात कर रहा है। और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, ये मिस्टर वेंग के साथ तो पल भर में ही हार जाएगा और ये पूरा जू फैमिली को बदनाम कर देगा। मिस्टर वेंग भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार लड़के तुम हो कौन, और आखिरकार तुम सोचते क्या हो कि तुम जू फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आगे खड़े हो गए हो। और ये सुनकर रे बोलता है वेल में, और तभी योयो रे को लगाते मतलब अपने बाहों से लगाते हुए बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये जू फैमिली के फ्यूचर सन इन लॉ होने वाला है और ये इतना तो काबिल है कि जू फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर किसी को इससे शिकायत है क्या? और ये सुनकर तो वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं बेचारे सबका दिल टूट जाता है और बोलता है कि मेरे क्रश, सही में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी होगा, मेरा तो दिल चूर चूर हो गया है, मैं ये सब देखने के पहले मर क्यों नहीं गया। के बाद मिस्टर वेंग भी वहाँ पर रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आखिरकार जीतने वाले को मिलेगा क्या। ये सुनकर वहाँ पर ये बोलते हैं कि आखिरकार आपको क्या चाहिए, तो वो वेंग बोलता है कि जू फैमिली के पास एक जेड स्टोर है जो सिटी के सेंटर में मौजूद है और वो लोकेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो मुझे वो शॉप चाहिए। और ये सुनकर आसपास के बंदे बोल रहे होते हैं तो मिस्टर वेंग तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर फायदा उठाना चाहते हैं। कोई बोल रहा होता है कि वो लोकेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये यहाँ पर बस गैम्बल करके वो शॉप को यहाँ पर पाना चाहते हैं। और लोगों को क्या है, वहाँ पर तो कई तरह के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रे यहाँ पर पूछ लेता है कि अगर तुम हार गए तो आखिरकार तुम क्या दोगे। ये सुनकर मिस्टर वेंग तो वहाँ पर ठहाका लगा के हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये बच्चे तुम सोचते क्या हो, क्या तुम मुझे हरा सकते हो, तुम इतना काबिल कैसे हो। और ये सुन के पब्लिक भी बोलते हैं कि ये लड़का अपने आप को समझ क्या रहा है, ये मिस्टर वेंग को मुंह में बोल रहा है कि अगर आप हार गए तो ये मिस्टर वेंग को शायद से पहचानता नहीं है, इसीलिए इस तरह का बोल रहा है। और फिर वो अपने हंसी को रोकते हुए बोलते हैं कि लड़के अगर सही में मैं हार गया यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पब्लिकली कुत्ते की तरह भौंकूंगा और मैं तुम्हें एक ऐसे सामान भी दूंगा जो उस जेड स्टोर की इतना महंगा होगा। और मिस्टर वेंग अपने मन में अपने मूछ को सहलाते हुए बोल रहे होते कि यह यंग मैन अपने आप को कुछ ज्यादा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मैं तो बस इसे यूं ही हरा दूंगा। आखिरकार आजकल के नौजवान को हो क्या गया है। और हम योयो को भी देखते हैं जो थोड़ा सा उदास होते हुए बोलती है कि क्या रे तुम इसे हरा सकते हो, क्या तुम श्योर हो।
जहाँ पर रे मन में सोचता है कि वाकई में मेरे पास तो एक्सरे आई है, यहाँ पर तो कोई शक ही नहीं है। और वो योयो को भी बोल देता है कि 100% मैं इसे हरा सकता हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर योयो भी मान जाती है और बेट को लगा लेती है। इसे सुनने के बाद मिस्टर वैंग बोलते हैं कि चलो तब ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर स्टोन को फाइंड करते हैं। जहाँ पर रे भी बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ पर स्टोन को ढूंढना चाहिए। जहाँ पर रे बस अपने एक्सरे आई से यहाँ पर स्टोनों को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर योयो रे को लंबा चौड़ा ज्ञान दे रही होती है कि आखिरकार तुम्हें स्टोन को किस तरह देखना है। लेकिन बेचारा रे उसका बातें पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है, बस वो तो अपने एक्सरे आई की मदद से वहाँ पर स्टोनों को ढूंढ रहा होता है। और रे बोलता है कि ओ मुझे दिख गया। और इधर रे पूछ रहा होता है योयो से, योयो आखिरकार किस तरह के जेट ज्यादा महंगे होते हैं। जब बेचारी योयो को मालूम चलता है कि मैं इतना देर से जो ज्ञान दे रही थी वो रे सुन ही नहीं रहा था, तो बेचारे के मुंह से खून निकल जाता है और वो सदमे में चली जाती है। और रे के इस तरह व्यवहार को देख के वहाँ के आदमी भी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का जू फैमिली के फ्यूचर सन इन लो होने वाला है। सही में ये तो बहुत ही ज्यादा मजाकिया और नौटंकीबाज है। सही में ये यहाँ पर आज मिस्टर वैंग को हराने वाला है। हमें तो ये देख कर ही हंसी आ रहा है। और वहाँ पर रे का अच्छा खासा मजाक बन जाता है। और वहाँ पर योयो भी गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम्हें जेट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और आखिरकार तुम इस बेट को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बोले ही क्यों। जहाँ पर रे बोलता है कि तुम मुझे मेरे बस सवाल का जवाब दे दो और मैं जीत जाऊंगा। जहाँ पर योयो भी अपने आप को किसी तरह शांत करते हुए रे को बताती है कि यहाँ पर ग्लास टाइप जो एकदम प्योर वाटर में दिखेगा, मतलब पूरा क्लियर होगा, वो जेट सबसे ज्यादा महंगा होता है। जहाँ पर रे भी बोलता है ओ तो मुझे यहाँ पर ग्लास टाइप के जेट को ढूंढना होगा, है ना। और इधर योयो बेचारी माथा धरते हुए बोलती है कि सही में मुझे ही यहाँ पर लगता है कि अब स्टोन को ढूंढना होगा। मैं तो तुम्हारे पे भरोसा करके ही फालतू में फंस गई। लेकिन तभी रे बोलता है कि चलो मैं यहाँ पर एक स्टोन को ढूंढ लिया हूँ, ये स्टोन शायद से ज्यादा अच्छा है। जहाँ पर योयो भी बोलती है कि ओ तो तुमने यहाँ पर स्टोन को ढूंढ लिया है, चलो मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम किस स्टोन को ढूंढे हो। जहाँ पर जब योयो उस स्टोन को देखती है तो वो बहुत ही कचरा टाइप का स्टोन होता है और उसमें क्रैक भी पड़ा हुआ होता है और वो सबसे ज्यादा सस्ता स्टोन उस शॉप का होता है, जिसे देखकर योयो भी बोलती है कि क्या बस $500, तुम इसे कचरा स्टोन को यहाँ पर चूज क्यों किए हो। जहाँ पर रे पोज मारते हुए बोलता है कि $500 ये ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर कम दामों में हमें बहुत ही बेहतरीन सामान मिल रहा है, हमें ये ले लेना चाहिए। जहाँ पर योयो उसके इस तरह बातें सुनकर उसके सर में तबला बजाते हुए बोलती है कि तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर किसी तरह का जेड नहीं होगा और तुम बस मेरे फैमिली को नाम को डुबाने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। और ये सब तमाशा वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक बहुत ही चाव से देख रहे होते हैं। वो लोग ये तो उन लोगों के लिए कोई 100 से कम नहीं होता है। और मिस्टर हान मतलब मिस्टर वेंग वहाँ पर बोलते हैं जबकि हम लोग दोनों ने यहाँ पर स्टोन को ढूंढ लिया है तो चलो अब हमें इसे यहाँ पर काट के देखना चाहिए कि किसके स्टोन में ज्यादा कीमती जेड निकलता है। जहाँ पर योयो बोलती है कि क्या हम लोग इस स्टोन को भी चेंज कर सकते हैं। और ये सुनकर योयो के पास आते हुए उसे अपने बाहों में भर लेता है और बोलता है कि मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हें यहाँ पर हारने नहीं दूंगा, बस मेरे पे विश्वास करो तुम। जहाँ पर रे को इतने ज्यादा करीब देखकर यो भी ब्लश करने लगती है और फिर उससे दूर जाते हुए बोलती है कि ठीक है बस मुझे तुम यहाँ पर एम्बेरस मत करना, मैं तुम में एक बार विश्वास करके कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर योयो को इस तरह ब्लश करते हुए देखकर यहाँ पर पब्लिक का तो खून खोल रहा होता है और अगर उन लोगों का बस चले तो यहाँ पर रे को मार कूट के बराबर कर दे। ये लोग तो गुस्सा में यहाँ तक बोल देते हैं कि ये कमीने का हिम्मत कैसे हुआ कि वो योयो को इस तरह अपने बाहों में पब्लिकली भर ले रहा है, मैं कसम से इसे बहुत ही ज्यादा पीटना चाहता हूँ। और इधर हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट में होते हैं और वो रे को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर स्टोन कटिंग होने से पहले ही हार मान जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर वैसे भी हारने वाले ही हो। जहाँ पर रे बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ जो यहाँ पर हारने वाले हैं, वो तो तुम हो। जहाँ पर पब्लिक ये सुनकर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का का कॉन्फिडेंस तो देखो, ये तो 7वें आसमान में उड़ रहा है। कोई बोल रहा होता है कि इसका तो पंख का पता नहीं है, लेकिन ये बंदा उड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा रहा है और इसके वजह से ये गिरेगा भी बहुत कस के। यहाँ पर हम कुछ बंदे को आते हुए देखते हैं और वो लोग स्टोन कटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर मिस्टर वैंग उन लोगों को सावधानी से कटिंग करने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि इसके अंदर 1 मिलियन का स्टोन है, प्लीज तुम लोग आराम से इसे काटना। जहाँ पर वो बंदे बोलते हैं कि मिस्टर वैंग आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास हाई इक्विपमेंट है और इसके वजह से हम लोग बहुत ही अच्छा से इस काम को कर सकते हैं। और वो लोग अपने इक्विपमेंट को निकालते हुए स्टोन को कटिंग करने लगते हैं। जो मिस्टर वैंग के स्टोन को कटिंग कर रहे होते हैं वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। और इधर योयो कुछ बंदे को अपने स्टोन को कटिंग करने के लिए बुला रही होती है। जहाँ पर हम उन बंदे को देखते हैं जो अपने झोला में अपने टूल को लेके आए हुए होते हैं और जब अपने टूल को निकालते हैं तो सही में मुझे
हंसी आ जाता है क्योंकि बस उन लोगों के पास कुछ आम से टूल होते हैं। जहाँ पर यूयू ये देख के गुस्सा हो जाती है और बोलती कि क्या तुम लोगों के पास इस तरह का टूल है डैमिट। वो बोलती है कि हमें यहाँ पर घर नहीं तोड़ना है बल्कि यहाँ पर हमें बहुत ही प्रीसियस स्टोन को तोड़ना है और उसके अंदर जेट भी हो सकता है। तुम लोग आखिरकार इस तरह के टूल से उसे कैसे तोड़ोगे। जहाँ पर रे यूयू के आगे आते हुए बोलता है कि बस तुम अपने टूल को मुझे दे दो, मैं खुद ही इस स्टोन को तोड़ लूंगा। जहाँ पर वो बंदे ये सुनकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपने टूल को वहाँ पर रखते हुए बोलते हैं कि आखिर में हमें हाथ में क्या लगा, चलो हम लोग का टाइम बस यहाँ पर जाया हो गया। और इधर रे उस टूल को लेते हुए वहाँ स्टोन को ब्रेक करने लगता है। जहाँ पर यूयू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है और बोल रही होती है कि सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा खराब होने लगा है, क्या मुझे यहाँ पर ग्रैंडफादर को कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन तभी मिस्टर वेंग का वहाँ पर स्टोन कट जाता है और वहाँ पर जो कटिंग कर रहे होते हैं वो लोग तो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो ग्रीन जेड है, यहाँ पर तो आइस ग्रीन जेड है, ये तो वाकई में सेकंड बेस्ट जेड है। सही में मास्टर वेंग का तो नजर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर मिस्टर वेंग भी कॉन्फिडेंट में आते हुए बोलते हैं कि ये लड़की तुम देख लिए हो कि मेरे पास कितना बेहतरीन जेड निकला है, तो तुम अपने हार को मान लो, मैं यहाँ पर जीत गया हूँ। और पब्लिक भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वाकई में यहाँ पर तो ग्रीन जेड निकला है, इसका वर्थ तो कम से कम $3 मिलियन होगा। कोई बोलता है कि नहीं यहाँ पर तो 3.5 मिलियन होगा। और इधर हम रे को देखते हैं जो अभी भी अपने स्टोन को कट कर रहा होता है और ऑडियंस ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं और मजाक बना रहे होते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर अपने स्टोन को कुल्हाड़ी से काट रहा है, सही में ये तो बहुत ही बड़ा गधा है। जहाँ पर अब यूयू से सहन नहीं होता है और वो रे से चिल्लाते हुए बोलती कि रे आखिरकार अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम्हारा हुआ या नहीं। जहाँ पर रे भी बस लास्ट बार अपने स्टोन में मारते हुए बोलता है कि बस हो ही गया, ये लगभग हो गया, अब बस इससे जेड निकलने वाला है। और मिस्टर वेंग ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि लड़के तुम इस तरह बात कर रहे हो कि तुम्हें इस स्टोन के हार पर नजर आ रहा है। यहाँ पर रे अपने मन में बोलता है कि हाँ ये बूढ़ा आदमी तो गलत भी नहीं है, मुझे सही में इस स्टोन के हार पर अच्छे से नजर आ रहा है और मुझे पता है कि आखिरकार इस स्टोन के अंदर है क्या। जहाँ पर वो स्टोन जैसे ही क्रैक होता है उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलता है और इसके वजह से सबको अपने आँख को ढकने पड़ता है। मिस्टर वेंग बोलते हैं कि यहाँ पर इस तरह का रोशनी कैसे आ सकता है, बस ये मत बोलना कि तुम्हें भी यहाँ पर एक जेड प्राप्त हुआ है। जहाँ पर जब पूरा रोशनी हटता है तो बेचारी यूयू का तो मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा होता है और वो बोलते यहाँ पर तुम जेड निकला है। और हम रे के हाथ में एक बहुत ही बड़े जेड को देखते हैं जहाँ पर रे उसे लेते हुए बोलता है कि अब बताओ कि यहाँ पर कौन जीता और कौन हारा, मैं तो यहाँ पर अल्टीमेट विन हो गया हूँ। और ऑडियंस ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, बोलते हैं कि ये तो टॉप क्लास का ग्लास टाइप का जेड है। कोई बोल रहा होता है कि ओ गॉडेस, मैं तो पहले बार अपने जिंदगी में इतने बड़े जेड को देख रहा हूँ, आखिरकार मैंने अपने आंखों से ये क्या देख लिया। और मिस्टर वेंग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, बेचारे क्या पैरों तले जमीन निकल जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, एक आम से स्टोन के अंदर से तुम्हें इतना कीमती जेड कैसे प्राप्त हो सकता है, बस तुम यहाँ पर किसी तरह का चीटिंग किए हो, मुझे पता है। जहाँ पर रे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे आदमी के सामने चीटिंग करूंगा। और ये अपने एक्स को लेते हुए वहाँ पर बहुत सारे स्टोन को कटिंग करने लगता है और यहाँ पर तो आदमियों का बस चीख निकल रहा होता है क्योंकि रे जिस स्टोन को काट रहा होता है उस स्टोन के अंदर से जेड निकल रहा होता है और ऑडियंस का तो बस उसके शरीर से रूह निकलना बाकी होता है, बाकी सब निकल गया होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन, तो जिस स्टोन में अपने एक्स को रख दे रहा है उस स्टोन से जेड निकल रहा है। और बंदे का तो इस कदर हालत होता है कि वो लोग अपने आँख से भी देख नहीं पा रहे थे। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है। यहाँ पर तो और एक स्टोन निकल गया और एक और एक और एक, आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। और मिस्टर वेंग का तो बेचारे का पसीने पसीने हालत खराब होता है। वो बोलता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये लड़का कहाँ से आया है, ये है कौन। और यो तो वहाँ पर नाच रही होती है और वो झूमते हुए बोलती है कि तुम ये अमेजिंग हो, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो रे। और ये सब देख के वहाँ के जितने भी ऑडियंस होते हैं वो रे के सामने घुटने टेक देते हैं और रे को अपना डिसाइपल मानने के लिए बोल रहे होते हैं। और रे भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो बोलता है कि थैंक यू गाइस तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बस मैं पहले कुछ देर मिस्टर वेंग से अपने मामले को खत्म कर दूं, उसके बाद देखता हूँ। और इधर मिस्टर वेंग भी अपने मन में सोच रहे होते कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का मजाक चल रहा है। और इधर रे मिस्टर वेंग का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर आखिरकार लोग आपके जेड का कीमत कितना लगा रहे थे। और इधर यो भी बहते गंगा में अपने हाथ धोते हुए बोलती है कि मैंने सुना था बस 3.5 मिलियन का बेटिंग लग रहा था। और इधर हम रे की स्टोन को देखते हैं जिसका स्टार्टिंग बीडिंग ही
5 मिलियन से होता है और कई लोग तो 10 मिलियन 20 मिलियन तक पहुंच रहे होते हैं। और मिस्टर जू इधर कुछ आदमियों को अपने जेट को खरीदने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी भड़कते हुए मिस्टर जू को ही ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, बूढ़े घुसट आदमी, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जेट के बीडिंग में अपने पैसे को लगा रहा हूँ, तुम अपने फालतू से जेट को लेकर इधर से निकल जाओ। और इधर मिस्टर वेंग का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाता है और ये सब देखकर मिस्टर वेंग मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और हम देखते हैं कि रे के सामने बहुत सारे आदमी भीड़ लगा देते हैं उसके जेट को खरीदने के लिए। और इधर मिस्टर वेंग जाते हुए मन में बोलता है कि रे बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम जरूरी हरा दूंगा। लेकिन रे अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो ओल्ड मैन। और इधर रे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मुझे इससे प्रॉमिस किया था कि यार तुम यहाँ पर हार जाते हो तो तुम पब्लिकली यहाँ पर कुत्ते की तरह सबके सामने भोगोगे, आखिरकार तुम अपने प्रॉमिस को कैसे भूल सकते हो। और रे के किए अटैक से मिस्टर वेंग का तो पतलून गीला हो जाता है और वो इतना डर जाता है कि वहीं पर वो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। और वो रे को डांटते हुए बोलता है कि मास्टर क्या आप अब इतना में सेटिस्फाई है या फिर मुझे यहाँ पर और ज्यादा भौंकना पड़ेगा। और इधर रे एटीट्यूड में आते हुए बोलता है कि तुम अगर यहाँ पर यूयो को अगर दोबारा परेशान करोगे तो मैं बहुत ही कड़ा पनिशमेंट तुम्हें दूंगा और तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। और वहाँ के जितने भी कस्टमर और ऑडियंस होते हैं सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा मिस्टर वेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर हमें यह मालूम चलता है कि ऑडियंस बस मजा लेने के लिए होते हैं, ऑडियंस को जहाँ मजा मिलेगा वो वहीं पर जाएगा। और इधर रे गुस्साते हुए बोलता है कि तुम भूल मत जाना कि तुमने जिस आइटम के बारे में जिक्र किया था। तो यो बोलती है कि रे तुम्हें फिक्र करने का जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर ये बिडिंग लगाया था तो ये हमारे परिवार को जल्दी ही वो सामान को दे देगा, नहीं तो हमारा परिवार इससे वो सामान को वसूल कर लेगा। और रे ये सुनकर बोलता है कि क्या हमारा फैमिली मतलब मैं अब से तुम्हारा फैमिली का एक पार्ट हो गया हूँ। रे वहाँ पर यूयो से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि आखिरकार कि तुम मुझे अपने परिवार का एक पार्ट मान लिए हो तो कब हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, कब तुम मुझे अपने पेरेंट्स मिलाने वाली हो और कब हम लोग शादी कर रहे हैं, किस साल को, जल्दी से बताओ। और यूयो रे की इस तरह हालत देखकर हरकत देखकर वो भी एक पल के लिए सुन पड़ जाती है और वो रे के मुंह में मारते हुए बोलती है प्यार से कि तुम इस तरह का नॉनसेंस बातें करना बंद करो, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। वो साथ साथ में ब्लश भी कर रही होती है। और इधर बहुत सारे आदमी जो अभी भी रे के जेट के पीछे पड़े हुए होते हैं सब लोग बोल रहे होते हैं कि मास्टर क्या आप अपने जेट को बेचने वाले हैं, मैं आपके जेट के लिए 25 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे आदमी अपने क्लब और ऑर्गेनाइजेशन में रे को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो बहुत सारे आदमी रे को बहुत सारे लड़कियों का भी ऑफर देता है और रे ये सुनकर किसी ठरकियों की तरह लड़की के बारे में सोचते हुए बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर फॉरेन लड़की भी मिलेगी, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का बात है। और यूयू ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और रे भी ये एहसास करते हुए मन में सोचता है कि आखिरकार मेरे पीछे से इतना अजीब सा ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। और वो अपने टॉपिक को चेंज कर देता है तुरंत और वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सबसे बोल देता है रे कि यहाँ पर जितने भी स्टोन हैं वो सब बेचने के लिए, सिवाय वो टॉप क्लास का ग्लास स्टोन के सिवा सब मैं बेच दूंगा। और ये सुनकर वहाँ पर बहुत सारे आदमी चले जाते हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं कि शायद से मिस्टर रे उस ग्लास स्टोन को योयो के लिए बचा के रखे हैं, मिसेस योयो के लिए बचा के रखे हैं। और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है। और ये सुनकर योयो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तो वो रे के गालों में एक किस करते हुए उसे शुक्रिया बोलती है। और बेचारा रे ये देख कर कि योयो उसे खुद ही किस कर रही है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके नाक से तो ब्लीडिंग भी होने लगता है। और ये सब देख के फिर से जितने भी आदमी होते हैं वो लोग रोना धोना करने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। एक बंदा आंख बंद करके बोल रहा होता ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। है। इधर हम रे को देखते हैं जो खुश होते हुए मन में बोलता है कि फाइनली आज मैं रीच हो गया हूँ, मेरे पास टोटल यहाँ पर $30 मिलियन आ चुका है। और वो अपने मन में अपने सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरे सिस्टर को ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इधर योयो भी रे को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है कि आखिरकार तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और योयो बोलती है कि हमें केयरफुली यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं मेरे पास मतलब हमारे पास इतना कीमती सामान है कि वो चोरी भी हो जा
सकता है। और ये सुनकर रे ये सामान चोरी हो सकता है, वो योयो को उठा के वहाँ से दौड़ने लगता है। और ये देखकर योयो बोलती है कि अरे तुम थोड़ा धीरे चलो, इतना तेज भी चलने का जरूरत नहीं है। और वो लोग कार में बैठ के निकल जाते हैं, जहाँ पर रे पूछ रहा होता है कि क्या तुम ग्रैंडफादर को यहाँ पर कॉल नहीं करने वाले हो कि हमें वो आकर ले जाए। जहाँ पर योयो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है ग्रैंडपा को कॉल करने का, जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं वो वाकई में बहुत ही ज्यादा सेफ है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस रास्ते में एक काला कलर का गाड़ी आ जाता है और ये देखकर योयो को अपने गाड़ी को रोकना पड़ता है। इधर रे निकलते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें इस कदर बीच में आने का क्या जरूरत था। जहाँ पर योयो बोलती है कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है रे, तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना होगा। और हम उस गाड़ी से एक बंदे को निकलते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वो किसी गुंडे की तरह दिख रहे होते हैं। लेकिन रे होता है हुए गहरा सांस लेते हुए बोलता है उफ चलो, यहाँ पर तो ज्यादा आदमी नहीं है, मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी आ चुके हैं। लेकिन ये बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि ये लोग एक मिनी वैन में आए हैं, इसका मतलब कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे आदमी हैं। और हम देखते हैं कि वाकई में उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे आदमी होते हैं जो एक एक करके निकल रहे होते हैं। और रे ये देखकर हैरान होता है और उसका बेचारे का मुंह खुला का खुला रहता है। वो बोलता है कि आखिरकार इतने छोटे से गाड़ी में इतने सारे आदमी कैसे आ सकते हैं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जिसे हम लोग सबसे शुरू में देखे थे, जो रे के बहन को छेड़ रहा होता है। और ये देखकर रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसका नाम लेता है। जहाँ पर योयो ये सुनकर रे से पूछती है कि आखिरकार तुम इस बंदे को जानते हो क्या। जहाँ पर रे भी बोलता है कि हाँ मैं इस बंदे से जानता हूँ, इसके साथ तो मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और रे उस लड़के का मतलब उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मिस्टर क्वेन आखिरकार आपका भी पिछवाड़ा कैसे है। और ये सुनकर उस बंदे का जितना भी आदमी होता है वो क्वेन को एक अजीब ही निगाहों से देखने लगता है, मानो आखिरकार उन लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है। और इधर मिस्टर क्वेन भी अपने पीछे हाथ रखते हुए बोलता है कि कमीने कहीं के आखिरकार तुम्हारा मुझे मजाक उड़ाने का हिम्मत कैसे हुआ। और हम इधर देखते हैं कि मिस्टर क्वेन वो बंदा एक छोटा सा खंजर निकालते हुए रे और योयो से बोलता है कि क्या तुम शांति से मेरे वैन में आके बैठते हो या फिर मैं तुमसे जबरदस्ती करूं। और इधर वैन के उस बंदे का जितना भी आदमी होता है वो योयो को देखते हुए गंदे गंदे बातें करने लगते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बस एक बार ये लड़की मुझे मिल जाए उसके बाद तो मेरा जिंदगी मुकम्मल तौर से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और ये सब देखकर योयो भी रे के पीछे आकर चुप जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई भी होती है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो योयो को घबराने के लिए नहीं बोलती है, बोलता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें यहाँ से हिला भी नहीं सकता। और वो अपने ऑरा को अपेयर करते हुए सबके सामने जाने लगता है। और ये देखकर मिस्टर क्वेन भी अपने आदमियों को रे के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है और सब लोग रे के ऊपर हमला करते हुए बोलते हैं कि बस इस आदमी को किसी भी तरह करके ये लोग हम लोग डिफीट कर दें, उसके बाद वो लड़की मेरी हो जाएगी, जो बंदा इस आदमी को हराएगा उसी का वो लड़की हो जाएगी। और इधर रे भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने मन में बोलता है कि चलो अब मुझे अपने QI रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने का एक परफेक्ट मौका मिल गया है, मैं भी देखूं कि आखिरकार मेरा QI रिफाइनिंग टेक्निक कितना ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि रे वहाँ पर बस कुछ ही हमला करता है और जितने भी आदमी होते हैं वो इधर उधर छितरा जाते हैं, जिसे देखकर योयो भी बहुत ही ज्यादा शौक होती है और उसका आँख खुला का खुला रह जाता है। वो बोलती है वाकई में रे तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारे पास तो इस तरह का भी स्किल है, मुझे मालूम नहीं था। और इधर रे पोज मारते हुए बोलता है अरे ये तो बहुत ही छोटा सा बात है, तुम्हें इतना ज्यादा चौंकने का जरूरत नहीं है। लेकिन रे बेचारा अंदर ही रोते हुए बोलता है कसम से मेरे हाथ में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि हाथ टूट जाएगा। हालांकि QI रिफाइनिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है लेकिन मेरा बॉडी अभी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। और इधर हम मिस्टर क्वेन को देखते हैं जो बेचारे अपने गाड़ी के ही अंदर चुभते हुए मन में बोलता है कि आखिरकार मैं साला किस आदमी से पंगा लेने के लिए आ गया हूँ, बस वो लड़का मुझे यहाँ पर फाइंड ना कर ले, नहीं तो मेरा पुराना याद ताजा हो जाएगा। पुराना याद के मने वो अपने पहले सीन को ही याद कर रहा होता है जहाँ पर रे उसके बैग में एक डंडे को घुसा दिया होता है। और हम रे को देखते हैं जो स्टाइलिश पोज मारते हुए आता है और किसी साउथ हीरो की तरह उसकी गाड़ी को उठा के वहीं पर फेंक देता है, जिसे देखकर बेचारे क्वेन का हलक से जान निकल जाता है। और वो जब रे को देखता है तो वो रे को किसी डेविल की तरह देख पा रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि बस उसका मौत उसके कदमों के नीचे है। और वो जल्दी से रे के पैर को पकड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए रे से माफी मांगने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो, मेरे साथ गलती हो गया, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। और वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा होता है
मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। लेकिन हम रे को देखते हैं जो उस बंदे को कॉलर से उठाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम शांत से बताओ कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। और ये देखकर वो बंदा भी कुछ नहीं कर पाता है और वो बोल देता है कि मुझे यहाँ पर मिस्टर फेंग ने भेजा है। बस मुझे यहाँ पर तुम लोगों को पकड़ने के लिए भेजा था और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूरोंग, और मैं पहले इसे योयो बता रहा था लेकिन योयो उस ब्लू बाल वाली लड़की का नाम है और इसका नाम यूरोंग है, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना दोस्तों। तो यूरोंग बोलती है ओ तो मिस्टर फेंग, इसके बारे में मैंने भी सुना है, ये शंघाई सिटी का बॉस है और इससे डील करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और हम इधर मिस्टर क्विन को देखते हैं जो वहाँ पर अच्छा सा फेस बनाते हुए रे से बोलता है कि मैं जितना जानता था मैं तुम लोगों को बता दिया हूँ, क्या मैं बस यहाँ से जा सकता हूँ। यहाँ पर रे उसका बातें सुनकर उसे एक गुस्से वाली नजर से घूरता है और फिर बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, चलो मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। और क्वेन के पिछवाड़े में एक लात मारते हुए उसे वहाँ से उड़ा के फेंक देता है। और हम इधर यूरोंग को देखते हैं जो रे से पूछती है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो रे। जहाँ पर रे भी एक विलेन अंदाज में बोलता है कि मुझे यहाँ पर रिवेंज लेना है, मैं बदला लूंगा। और फिर रे हम देखते हैं कि एक जगह में जाते हुए मन में सोचता है कि मेरे पास अभी कुछ मिलियन ही हुआ है, मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि मैं मिस्टर फेंग से फेस टू फेस बदला ले सकता हूँ। और वो उस दरवाजे को खोलता है तो हम देखते हैं ये असल में मिस्टर जू मतलब वही व्हील चेयर वाले बंदे का घर होता है। इस चीज का एहसास जू हैंगटियांग को भी हो जाता है। रे उसे बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइटिंग सीखूंगा जब मैं तुम्हारे लेग को ठीक कर दूंगा। लेकिन रे अपने मन ही में जू हैंगटियांग के निकलते हुए एनर्जी को देखते हुए मन में बोल रहा होता है कि इसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा क्यूआई एनर्जी निकल रहा है। इधर जू हैंगटियांग भी रे को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर क्यूआई एनर्जी क्या कर रहा है, ये तो बस कुछ दिन पहले ही की बात है जहाँ पर तुम्हारे बदन में इस तरह का कोई भी क्यूआई एनर्जी नहीं था। जहाँ पर रे वहाँ पर बात चेंज करते हुए बोलता है बस मैं तो कल जाते जाते एक भिखारी से मिल गया था जिसने मुझे कुछ मार्शल आर्ट सिखा दिया और उसने मुझे एक पिल दे दिया था, शायद से इसके वजह से ये सब हो सकता है। यहाँ पर जू हैंगटियांग भी एक बुरा समूह बनाते हुए सोच रहा होता है कि इस गधे को तो झूठ बोलना भी ढंग से नहीं आता है। लेकिन जू हैंगटियांग बात को वो भी समझ जाता है कि वहाँ पर रे कुछ नहीं बताने वाला है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ किसी भी इंटरनल एनर्जी की मदद से तुम पावरफुल नहीं बन सकते हो। तो रे भी वहाँ पर किसी बार्गेनिंग करने वाले की तरह मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो जू हैंगटियांग भी बोलता है कि ठीक है मुझे अच्छे से देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर 5 एलिमेंट बॉक्सिंग टेक्निक को एक बार परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। और वो व्हील चेयर में बैठे बैठे ही अपने हाथ से एक पावरफुल टेक को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक सामने में जो पेड़ होता है वो बीच से टूट जाता है, जिसे देखकर रे भी हैरान होता है। वो बोलता है कि अमेजिंग, आपका तो पावर, हालांकि आप व्हील चेयर में है फिर भी आपका पावर बहुत ही ज्यादा है। जहाँ पर हैंगटियांग भी अपने तारीफ को सुनते हुए बोलता है कि हाँ मैं बस यहाँ पर अपने 30% स्ट्रेंथ को ही यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं व्हील चेयर में हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और चिल्लाते हुए दोनों से बोलते हैं उस ट्री को मैंने कितने मुश्किल से प्लांट किया था, तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुआ, तुम दोनों उस ट्री को काहे के लिए तोड़ दिए। और ये सुन के वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद जू हैंगटियांग रे से बोलता है कि जब कि तुमने ये देख लिया है तो अब तुम इसे अपने से ही प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ पर रे भी बोलता है कि ओके मैं ये चीज करूंगा और रे वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन जू हैंगटियांग मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस टेक्निक को सीखने के लिए पूरा 3 साल दिया, तब जाके मैंने इस टेक्निक को सीखा हूँ, आखिरकार इससे लगता क्या है, ये बस कुछ ही देर में इसे सीख सकता है क्या। लेकिन हम रे को देखते हैं कि वो कुछ ही पल में उस टेक्निक को सीख लेता है, हालांकि उसे वो मास्टर नहीं किया होता है लेकिन वो सीख लेता है, जिसे देखकर जू हैंगटियांग हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिरकार मेरे सामने किसी तरह का मजाक चल रहा है क्या, ये बंदा बस अभी अभी इस टेक्निक को देखा है और इसे अच्छे से परफॉर्म भी कर ले रहा है। और रे पूछता है कि आखिरकार मैंने इसे कैसे परफॉर्म किया है। जू हैंगटियांग भी बोलता है कि चलो ये उतना भी बुरा नहीं था और वो अपने पास से एक बुक निकालते हुए रे को देता है और बोलता है कि इसमें बॉक्सिंग टेक्निक लिखा हुआ है, तुम इसे ले लो और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर रे उसे लेते हुए बोलता है कि ओह चलो इसे देखा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि योयो वहाँ पर आ जाती है और वो हाथ से ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम कमीने, यानी वो गुस्से से ही बोल रही होती है कि तुम लोगों को फिर से मेरे दीवार को भी तोड़ दिए हो। और रे भी मन में सोच रहा होता है कि मेरे पीछे से इतना ज्यादा मट्रेस एनर्जी क्यों फ्लो हो रहा है। हम देखते हैं कि तभी योयो का 2-3 मुक्का रे के मुंह में आके पड़ता है और रे फिर घर के बाहर पड़ा हुआ होता है और योयो चिल्लाते हुए बोलती है कि जब तुम इस दीवार को रिपेयर कर दोगे तभी तुम मेरे घर को वापस आना, वरना मत आना। और बेचारा रे जो वहाँ पर मरे हालत में पड़ा हुआ होता है। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पब में एक बंदे को देखते हैं जो माइक में बोल रहा होता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन ये ट्रीट मिस्टर जू की तरफ से है, पूरा आप लोग एंजॉय कीजिए। और वहाँ पर सब लोग डांसिंग और एंजॉय कर रहे होते हैं और हम वहाँ पर रे को भी देखते हैं जो एक जगह बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। और रे ड्रिंक करते हुए मन में बोल रहा होता है कि यूरोन के द्वारा मुझे ये मालूम चला है कि ये मिस्टर फेंग का इलाका है और वो सही में एक बहुत ही बेड पर्सन है, बहुत कमीना आदमी है और जो फैमिली के बंदे यहाँ पर इन लोगों को फाइंड नहीं कर पाएंगे, चलो इसे यहाँ पर निकाला जाए। और रे अपने हाथ में एक बोतल लेके स्पीकर के पास जाता है और वहाँ पर उस बोतल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जितने भी आदमी वहाँ पर डांसिंग कर रहे होते हैं वो लोग इधर उधर बट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रे सामने कुछ बंदे आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम बच्चे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम यहाँ पर आके नॉइस को क्रिएट करो, अब तुम्हारे पैर हाथ को हम लोग तोड़ देंगे और फिर इसे तुमको गिफ्ट कर देंगे। और वो लोग रे के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर रे एटीट्यूड में खड़ा
होता है और वो बोलता है कि तुम लोगों का इतना हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ से हिला भी सको, तुम अपने मिस्टर फैंग अपने मालिक को बुला के लाओ, मैं उससे बात करूंगा। और ये सुनकर वो बंदे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम मेरे मालिक से मिलना चाहते हो मिस्टर फैंग से, क्या तुम इस चीज को डिजर्व भी करते हो, आखिरकार तुम हो कौन बच्चे और तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ कहाँ से रहा है। और वो लोग अपने बंदे से बोलते हैं कि इस बच्चे को यहाँ पर मारो, इतना मारो कि वो वापस यहाँ से अपने पैर में ना जा सके। इधर रे अपने मन में बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि मेरे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट बॉक्सिंग टेक्निक है, चलो ये यहाँ पर इस्तेमाल करने का बहुत ही बेहतरीन जगह है, देखना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना अच्छा से सीखा हूँ। और वो ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने बॉक्सिंग टेक्निक को सीखने के लिए अपने पावर को होल्ड नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने पूरे पावर को यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं कि वाकई में इस बॉक्सिंग टेक्निक की वजह से रे का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और रे उन बदमाशों को अच्छी तरह से धो रहा होता है, जहाँ पर बस कुछ ही मुक्के के बाद वो लोग वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। और रे बोलता है कि वाकई में तुम लोग तो हद से ज्यादा वीक हो, मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ मजा आएगा, लेकिन तुम लोग तो बस एक ही 2 मुक्के में यहाँ पर ढेर हो गए हो। यहाँ पर कुछ बंदे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उन लोग का मुंह खुला का खुला रहता है। वो लोग बोलते हैं कि ये बंदा भूत है या मॉन्स्टर है, आखिरकार ये है कौन, ये बस अकेले ही यहाँ पर 10 हट्टे कट्टे बंदे को हरा दिया है। दूसरा बंदा बोलता है कि अरे यार यहाँ पर धीरे बोलो और मिस्टर फैंग आखिरकार वो है कहाँ, उन्हें जल्दी बाहर बुलाओ, नहीं तो ये बंदा तो हम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी फर्स्ट फ्लोर से आवाज लगाता है, वो बोलता है कि यंग मैन, तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। और हमें बताया जाता है कि उसी का नाम मिस्टर फैंग होता है, उसी ओल्ड मैन का नाम। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें इस चीज सब के लिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आखिरकार तुम यहाँ पर ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हो। जहाँ पर रेबी उसे देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेनेशन दो, असल में तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि तुम मुझे 3 दिन पहले तुम हमारे पीछे अपने आदमियों को क्यों भेजे थे। यहाँ पर मिस्टर फैंग भी बोलता है कि ओ तो तुम वो हो, ठीक है बच्चे, और अपने आदमियों से बोलता है कि इस बंदे को यहाँ पर पकड़ लो, मुझे इसे कुछ सबक सिखाना है। तो उसके बंदे भी ये सुन के बोलते हैं कि यस मास्टर, मैं बस इसे कुछ ही मिनटों में पकड़ के आपके सामने हाजिर करता हूँ। हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं जो रे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मिस्टर जू को यानी अब मिस्टर फैंग को ये मालूम नहीं होता है कि रे के पास QI एनर्जी है और वो यहाँ पर ये मिस्टेक कर देता है। और हम देखते हैं रे को जो बहुत ही आसानी से उस प्रोफेशनलों को भी अपने बॉक्सिंग टेक्निक से मार के वहीं पर गिरा देता है और उन्हीं लोग के द्वारा वो फर्स्ट फ्लोर में चढ़ जाता है। और इस चीज का एहसास करते हुए मिस्टर जू वहाँ पर हैरान होता है, मिस्टर फैंग वहाँ पर हैरान होता है और वो बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को मास्टर कर लिया है। जहाँ पर रे बोलता है कि हाँ, तुम अच्छे तरह से ये जानते हो, तुम्हारा आग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जबकि तुम ये जानते हो तो मेरे सवालों का जवाब एकदम अच्छे से तरह से दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग कुछ देर के लिए तो खामोश होता है, लेकिन फिर वो कुछ देर बाद अपने डंडे को वहाँ पर छोड़ देता है और वो जोश में आते हुए बोलता है कि मैंने भी बहुत ही समय हो गया है कि अपने फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर यूज नहीं किया है। और जब वो अपने स्ट्रेंथ को रिलीज करता है तो उसके वजह से उसके कोट भी फट जाते हैं और वो वहाँ पर पावर अप होते हुए बोलता है कि मैंने भी बहुत ही समय से अपने स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया हूँ और मैं भी अपने इंटरनल एनर्जी को मास्टर कर चुका हूँ, चलो यहाँ पर हम लोग फाइट करते हैं। जहाँ पर बेचारा रे भी इस चीज का उम्मीद नहीं किया होता है और ये देखकर बेचारे का मुंह बन जाता है। और वहाँ पर मिस्टर फैंग एटीट्यूड में खड़े होते हुए बोलते हैं कि बच्चे आखिरकार हुआ क्या, क्या तुम डर गए हो। जहाँ पर ये बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहते हो क्या, लेकिन चलो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, चलो हम लोग दोनों फाइट करते हैं। और दोनों लोग अपने एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं और इस पावर के प्रेशर के वजह से जितने भी आदमी होते हैं वो लोग वहाँ पर छुपे होते हैं। और इधर मिस्टर फैंग के आदमी छुपे हुए ही होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो मिस्टर फैंग के इतना पावरफुल है, ये आखिरकार आया कहाँ से। कोई बोल रहा होता है कि आखिरकार इन दोनों को फाइट में कौन जीतेगा, इन लोग के अंदर से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा है। जहाँ पर मिस्टर फैंग अपने टाइगर फिस्ट और इधर रे अपने कॉमन फिस्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जब दोनों का पंच आपस में टकराता है तो उसके वजह से वहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है जिसके वजह से पब में जितने भी आदमी होते हैं वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार एक ही पंच में इतना ज्यादा पावर, इसके वजह से हम लोग इधर उधर उड़ रहे हैं, सही में ये पावर तो हद से ज्यादा है। कोई बोल रहा होता है कि मम्मी मुझे बचा लीजिए, मैं घर आना चाहता हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ। हम पंच के बाद देखते हैं कि रे और मिस्टर जू दोनों ही 2-2 कदम पीछे पहुंच जाते हैं। और इधर आदमी बात कर रहे होते हैं आपस में कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, आखिरकार कौन जीता। एक बंदा दीवार के पीछे छुपा होता है और डरते हुए बोलता है कि शायद से मिस्टर फैंग यहाँ पर जीत गए हैं, शायद से उनके स्ट्राइक में ज्यादा पावर था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वाकई में रे बहुत ही ज्यादा घायल होता है और मिस्टर फैंग बोल रहे होते हैं कि ए बॉय, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम अपने एज के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग वहाँ पर गिर जाते हैं, यानी रे यहाँ पर जीत गया होता है। यहाँ पर रे एक स्माइल देता है और मिस्टर फैंग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये मुमकिन भी कैसे है, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। जहाँ पर रे बोलता है कि मैं तुम्हारे मूव को पहले ही जान गया था और वो मन में बोल रहा होता है कि मेरा यिंग और यांग आए तो ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का है और इसके वजह से मैं मिस्टर फैंग के पहले ही मूव को प्रिडिक्ट कर लिया था और इसके वजह से मैं एक स्टेप एडवांटेज था। और आपस में बंदे बोल रहे होते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक है, मिस्टर फैंग को ये तो बंदा हरा दिया है, ये यंग मैन ये मिस्टर फैंग को हरा दिया है, जल्दी से हम लोगों को यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि ये बंदा हम लोगों को यहाँ पर मार के अधमरा कर दे। और इधर मिस्टर फैंग को देखते हैं जो अपने हार को अभी तक नहीं माने होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार मैं एक यंग लड़के से कैसे हार सकता हूँ, मैं ये चीज नहीं मानूंगा। और वो अपने पॉकेट से उसी हालत में बंदूक को निकाल रहा होता है और मिस्टर फैंग बोल रहे होते हैं कि तुमने यहाँ पर मिस्टर बाय के बारे में अभी मेंशन किया है, बाय लूफाई, अगर मैं उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ
हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। और मिस्टर फेंग अपने हाथ के पीछे में बंदूक रखे होते हैं बैकअप प्लान के तौर पे। जहाँ पर रे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं तुम्हारे यहाँ पर मार्शल आर्ट को डिसेबल कर दूंगा ताकि तुम दूसरे आदमी को परेशान ना कर सको। यहाँ पर ये सुनकर मिस्टर फेंग अपने बैकअप प्लान को अमल करने लगते हैं और वो अपने बंदूक को आगे ले आते हैं। यहाँ पर फेंग भी ये देखकर हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या इसके पास बंदूक है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आई होती है और बोलती है मिस्टर फेंग आप अपने बंदूक को नीचे कर लो वरना मैं तुम्हारे सर को यहाँ पर उड़ा दूंगी। और ये बोलने के बाद वो लड़की मिस्टर फेंग के हाथ में एम लगा देती है, जिसकी वजह से मिस्टर फेंग का हाथ से बंदूक छूट जाता है। यहाँ पर ये भी चौकन्ना हो जाता है और मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर कॉप्स क्या कर रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सही में वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ गए होते हैं और वहाँ पर ऑडियंस से बोल रहे होते हैं कि आप लोगों को शांत रहने का जरूरत है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि पुलिस सबको पुलिस स्टेशन में लेके आ गए होते हैं और इधर वो लड़की के पास आ रही होती है और उसे बोलती है कि क्या तुम अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करोगे या फिर मैं तुमको फोर्स करूँ। यहाँ पर रे वहाँ पर आलसपना दिखा रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर रे के बारे में डिटेल बता रही होती है कि नाम रे है, एज 18 साल है, हाइट 1.8 मीटर है, माँ बाप मर चुके हैं, एक बहन है। तो रे ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, जबकि आप मेरे डिटेल को पढ़ चुके हैं तो इसके वजह से ये साबित होता है कि मैं एक अच्छा सा सिटीजन हूँ, तो क्या आप मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हो। जहाँ पर वो लड़की एकदम रे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और बोलती है कि ओ तो तुम अपने आप को यहाँ पर गुड सिटीजन बता रहे हो, तो अच्छा से ये बताओ कि तुम कुछ दिन पहले यहाँ पर मिस्टर कोइन से क्यों फाइट किए थे। यहाँ पर रे हिचकिचाते हुए बोलता है कि ओ उसके बारे में, वो तो बस मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा तादाद में थे और अगर मैं वहाँ पर डिफेंड नहीं करता तो वो लोग हमें मार देते। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बोलते है कि आखिरकार तुम किस तरह का डिफेंड कर रहे थे, तुम मिस्टर कोइन के 20 से भी ज्यादा आदमी को अनकॉन्शियस कर दिए हो मार के और खुद मिस्टर कोइन भी बहुत ही ज्यादा घायल है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो बेचारा अपने इंग और यांग आई की मदद से कुछ गलत जगह पे देख रहा होता है, उसका निगाह कहीं गलत की जगह में होता है और इसके वजह से बेचारे के मुंह से और नाक से खून भी निकल रहे होते हैं। और फिर वो अपने मुंह को घुमाते हुए यानी चेहरे को घुमाते हुए बोलता है कि वो लोग मेरे ऊपर पहले अटैक किए थे और इसके वजह से मुझे फाइट बैक करना पड़ा। जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और रे के कॉलर को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम साफ साफ बताओ तुम इतने कम समय में इतने कमजोर से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, आखिरकार तुम्हारे बैकग्राउंड में कौन है, क्या तुम्हें किसी बाहर रही फोर्स से मदद मिल रहा है जिसके वजह से तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। लेकिन रे का नजर अभी भी वही जगह में होता है और वो लात टपका रहा होता है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि कमीने बास्टर्ड कहीं के आखिरकार तुम्हारा नजर किस तरफ है। और रे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर हिट करने वाली हो और रे उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर फिर रे को अपने एक किक से हमला करती है जहाँ पर रे उसे भी आराम से डॉज कर लेता है और फिर रे उसको पैर को पकड़ लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंगल बहुत ही ज्यादा खराब होता है और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और गुस्साते हुए बोलती है कि बास्टर्ड कमीने कहेंगे, तुम परवर्ट कहेंगे, तुम मेरे पैर को जल्दी से छोड़ो, तुम आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और रे का भी ध्यान जब जाता है वहाँ पर तो वो भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है और बेचारे के नाक से खून आने लगता है। तो बोलता है कि आखिरकार ओ माय गॉड आखिरकार ये क्या हो गया। और ये सब के वजह से वो पुलिस ऑफिसर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने क्लीन इंटेंट को रिलीज करते हुए बोलते है कमीने आज मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार डालूंगी या इसकी वजह से मुझे कुछ भी हो जाए। जहाँ पर रे घबराते हुए बोलता है कि अरे रे मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने अभी तक नहीं देखा है कुछ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर आते हुए रे के मुंह में ही एक घूसा चिपका देती है जिसके बेचारे की वजह से उसका मुंह वहीं पर खामोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है मिस यहाँ पर जू आया है और वो यहाँ पर फेंग को रिलीज करवाने के लिए आया है। जहाँ पर ये सुनकर लड़की थोड़ा सा शांत हो जाती है और बोलती है कि क्या आखिरकार तुमने क्या बोला है। और वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ये बंदे को भी साथ में लेके आओ। जहाँ पर ये बोलता है कि क्या मैं बच गया और वो पुलिस ऑफिसर रे को किसी कुत्ते की तरह उठा के ले जा रहा होता है। और वहाँ पर हम जू को देखते हैं, मिस्टर जू को देखते हैं जो असल में वहाँ पर फेंग को छुड़ाने के लिए आया होता है और वो लोग वहाँ पर हंसते हुए गप्पे लगा रहे होते हैं। जहाँ पर तभी वो लेडीज पुलिस ऑफिसर पहुंच जाती है और वो बोलते हैं कि मिस्टर जू मैं यहाँ पर से फेंग को नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि इसके पब से मुझे कुछ लीगल सामान मिले हैं, पहले मुझे ये सब का जांच करना होगा। जहाँ पर मिस्टर जू भी एटीट्यूड में बोलते हैं कि तुम बिना प्रूफ के ये सब नहीं बोल सकते हो और बिना प्रूफ के तुम यहाँ पर मिस्टर फेंग को भी गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हो। और जहाँ तक ये बंदूक का बात हुआ तो मिस्टर फेंग एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और इसके साथ बहुत ही ज्यादा बॉडीगार्ड भी रहते हैं, तो बंदूक रहना लाजमी बात है, इसमें कोई हैरान कर देने वाला बात नहीं है और ये इलीगल भी नहीं है। और जहाँ तक बात रहा दूसरे का तो वो एक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वही हमारा टारगेट है, उसे पकड़ो, क्या तुम्हें समझ में आया। और ये बोलकर मिस्टर फेंग और जू वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लोग सही में अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। लेकिन अभी भी ये फीमेल पुलिस ऑफिसर अभी अपनी ही बात में अड़ी रहती है और
पर बोलती है कि नहीं, पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और जांच को फाइनल करने के बाद ही मैं यहाँ पर से किसी को जाने दूंगा, मैं यहाँ से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। जहाँ पर जू गुस्सा आते हुए बोलता है कि तुम अपने चीफ के बात को कैसे इग्नोर कर सकते हो, मैंने बोला कि फैंग को रिलीज करो और इस रे बंदे को यहाँ पर गिरफ्तार कर लो, तुम मेरे बात को कैसे इग्नोर कर सकती हो। जहाँ पर रे देखता है कि अब मामले मेरे हाथ से बाहर जा रहा है तो वो थोड़ा सा अपने भी पहचान को सबके सामने लाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मिस्टर जू, आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि आप इस चीज को दोबारा से सोच ले, वरना बाद में बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। और हम देखते हैं कि रे अपने मोबाइल में किसी को मैसेज किया होता है कि मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए। और हम इधर मिस्टर फैंग को देखते हैं, मतलब मिस्टर जू को देखते हैं, जो अपने उंगली को चटकाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम समझते क्या हो, तुम हो कौन सो, मुझे इतना एरोगेंटली ये चीज बोल रहे हो, मैं तुम्हारे एक दो को हड्डी को जब तोड़ दूंगा तब तुम्हें ये चीज एहसास हो जाएगा कि ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और हम देखते हैं कि सुनकर जितने भी मिस्टर जू के साथी पुलिस ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि यस सर, आपने सही बोला, और इधर रे को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वो फीमेल पुलिस ऑफिसर रे को बचाते हुए पुलिस ऑफिसर के बीच में आ जाती है और वो अपने फॉर्म को दिखाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर सीनियर डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर मिला है कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ, क्या अभी भी तुमको यहाँ पर कुछ बोलना है। जहाँ पर मिस्टर जू वो पुलिस चीफ अभी भी बोलता है कि कैप्टन यान, और इस लड़की का नाम यान होता है, तो वो बोलता है कि कैप्टन यान, अभी तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारे से सुपीरियर हूँ और मैं जब तुम्हें कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ तो तुम्हें ये चीज फॉलो करना है। जहाँ पर वो कैप्टन यान भी गुस्साते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा हायर अथॉरिटी से ये परमिशन मिला है कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन करूं, और मैं ये ऑर्डर पाने के बाद मिस्टर फैंग को अरेस्ट करने के लिए गया था, क्या तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे सकते हो। और ये सुनकर मिस्टर जू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो बहुत ही ज्यादा क्लीन इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। जहाँ पर आसपास में पुलिस ऑफिसर भी बोल रहे होते कि क्या कैप्टन यान बोल रही है कि इसको हायर अथॉरिटी से ये परमिशन मिला है कि ये इस केस को इन्वेस्टिगेशन करे, क्या ये सही है। तब तो मिस्टर जू को यहाँ पर अपने कदम को पीछे लेना होगा, नहीं तो मैं इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। और ये सब देखकर मिस्टर जू हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्साते हुए बोलता है कि लिन, कैप्टन यान, मैं तुम्हें यहाँ से डिसमिस कर रहा हूँ और अब से तुम यहाँ का कैप्टन नहीं हो। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आता है कि तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम यहाँ पर कैप्टन यान को डिसमिस कर सकते हो। और ये आवाज सुनकर बेचारा मिस्टर जू का भी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रहा होता है। और हम इधर यूरोंग को देखते हैं जो अपने साथ में दो बंदे को लेके आई होती है, और उन बंदों को देखकर कैप्टन यान और मिस्टर जू भी हैरान होते हैं। और रे उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि यूरोंग, मिस्टर लिन, आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। और वो लोग भी रे को देखकर खुश होते हैं। और पुलिस स्टेशन में जितने भी आदमी होते हैं वो ये देखकर हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अचानक से इतने बड़े बड़े आदमी कैसे आ गए हैं। ये लोग जितने भी है ये लोग बहुत ही बड़े बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, आखिरकार ये लोग यहाँ पर किसे लेने के लिए आए होंगे। अगर ये देखकर मिस्टर फैंग भी हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर कुछ गलत क्यों महसूस हो रहा है। वो बोलता है कि लू फाई ने मुझे ये नहीं बताया था कि इस रे बंदे का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। और वहाँ पर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जो यूरों के साथ आया होता है। वो वहाँ पर मिस्टर जू के पास जाते हुए बोलता है कि मैंने सुना कि मेरे दोस्त को यहाँ पर कोई परेशान कर रहा है, तो बताओ कि आखिरकार यहाँ पर किसका इतना हिम्मत हो गया है। जहाँ पर मिस्टर जू बेचारा, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है, वो वहाँ पर बात को चेंज करने का कोशिश करता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर बस लो के हिसाब से केस को आगे बढ़ा रहा था और कुछ नहीं। और ये सुनकर लिन आगे आते हुए बोलता है कि तुम कमीने यहाँ पर लो के हिसाब से किस तरह से केस को बढ़ा रहे हो, तुम जानते हो कि मिस्टर फैंग जो अंडरवर्ल्ड का बहुत ही बड़ा गुंडा है, तुम उसे छोड़कर यहाँ पर मेरे दोस्त रे को पकड़ना चाहते हो, आखिरकार तुम किस लो के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर जू भी गुस्साते हुए बोलता है कि मिस्टर लिन, आप इस तरह बिना सबूत के आधार में बात नहीं कर सकते हैं और आप किसी को भी इस तरह दोषी नहीं बोल सकते हैं। जहाँ पर वो तीसरा बंदा बोलता है कि ओ तो तुम्हें एविडेंस का जरूरत है, तो चलो मैं तुम्हें एविडेंस दे रहा हूँ। और वो किसी को फोन करता है और वो अंदर आने के लिए उसे बोलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अंदर में एक आदमी आता है जो वहाँ पर अपने हाथ में प्रूफ लेके आया हुआ होता है। और उस बंदे को देखकर बेचारे चीफ का हालत खराब हो जाता है और बोलता है कि मिस्टर, आप आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो बंदा यहाँ पर चीफ के मुंह में प्रूफ को फेंक के मारता है और वो बोलता है कि तुम्हें प्रूफ का जरूरत था ना, ये लो प्रूफ। यहाँ पर चीफ का तो हालत खराब होता है, बेचारे वहाँ पर बेहोश होने की हालत में आ गया होता है। और इधर हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो अभी भी चीफ के कानों में बोल रहा होता है कि चीफ, आप एक बार इस चीज को देख लीजिए, शायद से इसमें कुछ मिस्टेक नजर आ जाए। और ये सुनकर वो चीफ भड़कते हुए फैंग के ऊपर ही गुस्साता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारा गलती है, बस तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। और वो दोनों वहाँ पर किसी बच्चे की तरह लड़ने लगते हैं। और ये देखकर बेचारा वो बंदा जो वहाँ पर सबूत लेके आया होता है वो भी थोड़ा सा खामोश हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है।
है बे। और रे वहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम लोग ये चीज डिजर्व करते हो, तुम लोग मेरे जैसे कॉमन आदमी को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरोंग और लिन और वो तीसरा बंदा पीछे मन में सोच रहा होता है ये बंदा अपने आप को कॉमन कैसे बुला सकता है, आखिरकार किस कॉमन बंदे के पीछे इतना बड़ा बड़ा आदमियों का सपोर्ट होता है। और फिर वो लोग एक जगह में जाकर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और रे इधर सबको शुक्रिया बोलता है उसे हेल्प करने के लिए। और वहाँ पर अब तीसरा बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है कि मैं अपने बारे में तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, मेरा नाम बोमो है और मैं जब तुम्हारे बारे में सुना तो मैं तुमसे दोस्ती करने का बहुत ही ज्यादा मन बना लिया। और इधर लिन रे को कोहनी मारते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा यूरों को शुक्रिया करो क्योंकि ये अपने फैमिली कनेक्शन को यूज करते हुए तुरंत ही यहाँ पर हम लोगों को जमा कर ली, वरना तुम तो सही में ट्रबल में फंस जाते। जहाँ पर रे भी यूरों के करीब जाते हुए बोलता है कि हाहा यहाँ पर शुक्रिया करने का क्या बात है, वैसे भी यूरों का तो ये काम है कि ये मुझे मदद करे। और वो यूरों के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाता है, इसे देखकर यूरों भी बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो थोड़ा सा नर्वस भी होती है। और वो रे को अपने से दूर करते हुए बोलती है कि नॉनसेंस इस तरह का बातें करना बंद करो। और वो लोग वहीं पर वैसे ड्रिंक कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद सब लोग टल्ली हो जाते हैं। जहाँ पर रे अभी भी होश में होता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग इतना जल्दी ड्रंक कैसे हो सकते हो, हम लोग तो अभी थोड़ा सा भी ड्रिंक अच्छे से नहीं पिए हैं। जहाँ पर लिन बोलता है कि तुम तो कसम से बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें इतने पीने के बाद भी नहीं चढ़ा है। जहाँ पर रे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्यों आनी रिफाइनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद शायद से मेरा कैपेसिटी बढ़ गया है और इसके वजह से मुझे अल्कोहल का नशा नहीं चढ़ रहा है। और वो लोग एक दूसरे को कंधे में सहारा देते हुए बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और इधर लिन पोमो को ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है रे तब तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन रे हम देखते हैं वो बोलता है कि रुको रो एक थोड़ा मेरे लिए तो रुक जाओ। जहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो रे को थम्स अप दिखाते हुए वहाँ से चले जाता है और रे एक बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर सोच क्या रहे हो। और इधर हम यूरोंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आ रहा है। और रे उसे इस तरह देखते हुए परेशान होते हुए बोलता है कि अरे लेडी तुम अभी अपने आप पे कंट्रोल रखो, अभी हम लोग अभी भी स्ट्रीट में है, तुम इस तरह कैसे कर सकती हो। और हम देखते हैं कि वहीं पर बहुत ही ज्यादा पीने की वजह से यूरोंग वहीं पर वॉमिटिंग करने लगती है। और फिर कुछ देर बाद रे उसे लेके रूम में आ जाता है और रे फ्रेश होने के बाद आता है और इधर यूरोंग सोई हुई होती है। रे मन में बोलता है कि ये लोग बोल रहे थे कि बस हम लोग आराम से बहुत सारे ड्रिंक को पियेंगे, लेकिन ये लोग तो थोड़ा सा पीने के बाद ही बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए। और इधर नशे की हालत में यूरोंग अजीब तरह का हरकत कर रही होती है और ये देखकर बेचारे रे का भी मन में लड्डू फूट रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो मन में बोल रहा होता है कि क्या मुझे आज रात को अपने वर्जिनिटी को लूज कर देना चाहिए क्या। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसका शायद से जिक्र और सोचा कोई भी ना होगा। यूरोंग उसी हालत में हाथ पैर मार रही होती है और उसका पैर कहीं गलत जगह चले के लग जाता है और बेचारे इसके वजह से रे का अमानत वहाँ पर फूट जाता है और इसके वजह से रे को भी एक बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। और बेचारा वो अपने अमानत को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे साथ अभी अभी हुआ क्या, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। और वो बेचारा जमीन में लेट कर ही गिड़गिड़ा रहा होता है और तभी उसको फोन आता है और ये देखकर वो उसी हालत में बोलता है कि आखिरकार इतना रात को मुझे कौन फोन कर सकता है। और हम देखते हैं कि असल में ओल्जू यानी यूरोंग के ग्रैंडफादर होते हैं और रेमन में बोलता है ओ तो शायद से यूरोंग के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित होंगे इसीलिए मुझे कॉल किए होंगे। और ये असल में यूरोंग के फोन में फोन आया होता है और रे उठाते हुए बोलता है कि हेलो मैं रे बोल रहा हूँ ग्रैंडफादर। जहाँ पर वो भी बोलते हैं कि ओ तो रे तुम बोल रहे हो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा हूँ। यहाँ पर रे बोलता है कि ग्रैंडपा आखिरकार आप मुझे क्यों देखना चाहते हैं। लेकिन तभी जब जू को यह एहसास होता है कि वो किससे बात कर रहे हैं तो वो गुस्साते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम यूरोंग के मोबाइल में क्यों जवाब दे रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार यूरोंग कहाँ पर है। जहाँ पर रे मामले को संभालते हुए बोलता है कि मिस्टर जू थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ही नाम को साला 10-12 कैरेक्टर को यहाँ पर राइटर दे दिया है, तो कंफ्यूजन ना होना कि आखिरकार मैं किस तरह का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि एक ही नाम है। और इधर रे बताता है कि वो यहाँ पर बहुत ही गहरे नींद में सो रही है। जहाँ पर मिस्टर जू बोलते हैं कि क्या तुम वो पहले ही सो गई है, लेकिन रे उसे बोलता है कि अरे नहीं 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 आप यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर यूरोंग के साथ कुछ भी नहीं किया है, आप ये चीज मानो। और यहाँ पर मिस्टर जू कुछ बोलकर फोन को काट देते हैं। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि आखिरकार मिस्टर जू का बोलने का मतलब क्या था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे बेचारा जमीन में ही लेटा होता है और वो अपने सपने में कुछ अजीब अजीब चीज देख रहा होता है, उसके चेहरे से ही मालूम चल रहा होता है। और हम देखते हैं कि सुबह यूरोंग उठते हुए वहाँ पर एक जोर से चीख मारती है और ये सुनकर बेचारा रे भी अचानक से उठता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्या अर्थक्वेक आया या फिर रूम में आग लग गई, आखिरकार तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो।
लेकिन तभी यूरोंग रे के गाल में एक कस के तमाचा लगा देती है। और बाबू, मैं एक सलाह दे देना चाहता हूँ तुम लोगों को, चाहे लड़का जितना भी शरीफ हो जाए, तमाचा उसी के गालों में लगता है। रे बेचारा अपने गालों को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने अब क्या कर दिया तुम्हें। जहाँ पर यूरोंग बोल रही होती कि तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा गंदे लड़के हो, तुम आखिरकार मेरे एडवांटेज कैसे ले सकते हो, जबकि मैं ड्रंक थी तो तुम मेरा फायदा क्यों उठा लिए। जहाँ पर रे उसे समझाता है कि यूरोंग, मैंने तुम्हारा जरा सा भी एडवांटेज नहीं उठाया है, और जहाँ तक ड्रेस चेंज होने की बात है तो बस मैंने तुम्हें ड्रेस दिया है और तुम्हें उसी हालत में अपने ड्रेस को चेंज किए हो, ना कि मैंने। तो तुम्हें ये चीज समझना चाहिए। जहाँ पर यूरोंग अभी भी रोते हुए बोलती है कि अरे रे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तुमने मेरे पूरे बदन को देख लिया, हालांकि तुमने मुझे कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे पूरा देख लिया। जहाँ पर रे समझाता है, अरे रे, तुम बहुत ही ज्यादा गलत समझ रही हो, आखिरकार तुम्हें इस तरह का ख्याल आता भी कहाँ से है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। जहाँ पर यूरोंग भी शांत होते हुए बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम यहाँ पर झूठ नहीं ना बोल रहे हो। जहाँ पर रे एक चेंज का सांस लेते हुए बोलता है कि चलो, ये कम से कम विश्वास तो कर रही है। वो मन में बोल रहा होता है कि हाँ, सच बोलूं तो मैं तो यहाँ पर इसे टच तो किया था। जहाँ पर यूरोंग एक टक की निगाह से रे को देखती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ पर श्योर हो ना, तुम इनको क्रॉस नहीं किए थे। जहाँ पर रे भी बोलता है कि हाँ, हमें 100% श्योर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यूरोंग फिर से रे के मुंह में एक तमाचा मारती है और वो गुस्साते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम किस तरह का इंसान हो, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला और तुम्हारे पास एक लड़की भी थी, आखिरकार तुम इसका एडवांटेज क्यों नहीं लिए, तुम तो सही में बहुत ही बड़े गधे हो। और बेचारा रे वो दीवार के पास चिपकते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिरकार इन लड़कियों के साथ क्या दिक्कत है, करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। और वो बोलता है कि बेचारा, हम मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा धुलाई हो जाएगा। और यूरोंग अपने किसी दोस्त को फोन करते हुए उस ड्रेस को ले आने के लिए बोल देती है। और इधर रे वहाँ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन के सामने से चाकू आके जाता है। रे बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर बार बार मरते हुए बचा। और इधर यूरोंग एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलती है कि जबकि तुमने पूरे बॉडी को देख लिया है और तुम फिर यहाँ से पतले गली से कैसे निकल के भागने वाले हो। जहाँ पर रे घबराते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वहाँ पर यूरोंग एटीट्यूड में बैठते हुए बोलती है कि फिलहाल के लिए तो मैंने नहीं सोचा है। वो बोलती है कि जब मैं डिसाइड कर लूंगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें मुझे मेरा आदमी बन के रहना होगा। और रे भी वहाँ से खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और यूरोंग एक क्रीपी से स्माइल देते हुए बोलती है कि चलो, इसके वजह से मैं इस बंदे को अब कंट्रोल कर सकती हूँ। इधर रे बिल्डिंग के बाहर आते हुए मन में बोल रहा होता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक लड़की के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हूँ, और मुझे मालूम नहीं है कि आखिरकार यूरोंग को आखिरकार उसे क्या चाहिए और वो क्या डिमांड करेगी। और इधर अभी हम देखते हैं कि बोमो अपने जीप में आ रहा होता है और रे भी उसे देखते हुए बोलता है कि बोमो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोमो बोलता है कि क्या रे, तुमने पूरे लास्ट नाइट में लगता है अच्छा खासा मस्ती किया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक लेके आया हूँ। रे बोलता है कि यह बहुत ही ज्यादा लंबा कहानी है और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें बैठ के ये सुना सकूं। और रे पूछ रहा होता है कि बोमो, आखिरकार लिन कहाँ पर है। तो बोमो बताता है कि लिन अपने फैमिली अफेयर के वजह से वहाँ पर चले गया है और वो फ्री होने के बाद हमसे मिलेगा। तो आखिरकार तुम बताओ कि हमें अब यहाँ से कहाँ पर जाना है। जहाँ पर रे बताता है कि चलो, मुझे अपने सिस्टर के पास जाना है, मुझे उसके जॉब को अब छुड़वा देना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा खासा पैसे को कमा लिया हूँ। जहाँ पर भी बोमो भी बोलता है कि चलो तब तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं। और जैसे ही वो लोग सिटी में इंटर होते हैं तो वहाँ पर स्कूल के सामने कुछ गार्ड होते हैं जो बोमो को देखते हुए वहाँ पर सैल्यूट करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर और एक उनका दोस्त है तो थोड़ा सा अच्छा से सैल्यूट करो। और जब वो लोग रे को देखते हैं तो वो लोग हैरान होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या वो बंदा रे था, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ दिन पहले वहाँ पर काम कर रहा था और उसकी बहन को बहुत सारे बदमाश लोग छेड़ रहे थे और ये अचानक से इतने बड़े आदमी के साथ कैसे घूम सकता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और वो लोग एक शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि रे, मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा था, आखिरकार तुम कहाँ पर थे। जहाँ पर कुछ बंदे बोल रहे होते कि रे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैनेजर तुम्हें पहले ही यहाँ से निकाल चुके हैं, आखिरकार तुम दोबारा इस जगह में क्यों आ गए, तुम यहाँ पर अपनी बहन को देखने आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि इसके वजह से तुम्हारे बहन को भी इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर रे भी बोलता है कि इसका कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं अपने बहन को यहाँ से लेके जाने के लिए आया हूँ। और रे वहाँ पर बोमो को बताता है कि हम लोग जब छोटे थे तो मैं और मेरी बहन तब से इस फैक्ट्री में काम करते थे। और ये सुनकर वहाँ पर बोमो हंस रहा होता है और रे बोल रहा होता है कि तुम ये सुनकर मुझसे हेट तो नहीं करोगे। यहाँ पर बोमो भी बोलता है कि मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर रे को किसी का आवाज आता है, वो बोल रही होती है कि मिस्टर वेंग, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब नहीं आइए। और ये सुनकर रे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ये आवाज तो मेरी सिस्टर की है। और इधर हम रे की सिस्टर को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है और हम वहाँ पर वेंग को भी देखते हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी हरकत कर रहा होता है और वो वहाँ पर किसी उसी की तरह रे के बहन को धमकाते हुए उसके करीब जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे करीब ना आओगी
होगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पर रे की बहन भी रोते हुए बोलती है कि तुम सही में कमीने, घर की बुढ़ा कहेंगे, तुम अगर मेरे ज्यादा क्लोज आओगे तो मैं डायरेक्टर को तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगी। जहाँ पर वो मिस्टर वेंग रे के बहन के पास आते हुए बोलती है कि तुम समझती क्या हो, यहाँ की डायरेक्टर मेरे ब्रदर इन लॉ है, तुम्हें लगता क्यों है कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि तभी उसके मुंह से लार के जगह में खून निकलने लगता है और हम रे को देखते हैं जो दीवार दरवाजे को तोड़ते हुए मिस्टर वेंग को मुंह में अच्छा सा किक जड़ देता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरी बहन को यहाँ पर बुली कर सको। और इसके वजह से बेचारा मिस्टर वेंग एक दीवार में जाकर चिपक जाता है और रे इधर आते हुए अपनी बहन को संभालता है। वो पूछता है कि सिस्टर आखिरकार तुम कैसी हो, क्या तुम सब ठीक हो ना। जहाँ पर उसकी सिस्टर भी रे को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा शांत होती है और वो बोलती कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलती कि रे आखिरकार तुम मिस्टर वेंग को क्यों मार दिए हो, इसके वजह से हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर रे अपनी बहन को दिलासा देते हुए बोलता है कि बहन तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें इस जॉब से बाहर निकालने के लिए ही आया था। मैं इतना ज्यादा पैसा कमा लिया हूँ कि मैं अब तुमको और खुद को अच्छी जिंदगी में ढाल सकता हूँ। जहाँ पर देखते हैं मिस्टर वेंग को जो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में होता है और वो बोलता है कि तुम कमीने आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर मार सको, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और वो अपने किसी बंदे को फोन करते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे ऑफिस से मेरे हथियार को लेकर आओ। इधर मिस्टर वेंग अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि बच्चे अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जहाँ पर रे की बहन चिंता करते हुए बोलती कि रे तुम यहाँ से चले जाओ, तब तक के लिए मैं इन्हें शांत और रोक के रखती हूँ। जहाँ पर रे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन, मैं जबकि यहाँ पर हूँ तो मैं ये चीज को हैंडल कर सकता हूँ। और वहाँ पर वो बंदा इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बॉस वेंग आखिरकार आपने हमें बुलाया है, क्या काम था, किसे मारना था, जल्दी से बताइए, उस बंदे को हम लोग मार के अधमरा कर देंगे। और वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है कि किस बंदे का इतना हिम्मत हो गया जो हमारे बॉस को यहाँ पर सफर करवा रहा है, जल्दी से सामने आओ, बस मैं उसे थोड़ा सा मारूंगा, बस उसके हाथ पैर को तोड़कर उसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर मिस्टर वैन भी बोलते हैं कि ये बंदा है, तो रे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इसे मारो। और वो सब बंदे रे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि इस कमीने लड़के को यहाँ पर जान से मार डालो। रे वहाँ पर खामोशी के साथ खड़ा होता है और बाहर के बंदे जिसे बस आवाज सुनाई दे रहा होता है वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार अंदर में क्या हो रहा है, अंदर से तो बहुत ही ज्यादा कुटाई का आवाज आ रहा है। यहाँ पर एक बंदा बताता है कि मिस्टर वेंग को किसी ने छेड़ा, यानी उसे किसी ने परेशान किया और इसके वजह से मिस्टर वेंग ने अपने किसी आदमी को बुलाया है उस बंदे को मजा चखाने के लिए। जहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है कि ओ हाँ, मैंने देखा है कि मिस्टर वेंग किसी लड़की को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मन है कि उस बंदे को मैं डेली एक एक घुसा मारूं, लेकिन मेरे पास इतना पावर नहीं है। जहाँ पर तीसरा बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ वो बंदे का नाम रे है, लेकिन वो बंदा कैसे अकेले ही 10-12 बंदा से लड़ सकता है, वो तो आज बहुत ही ज्यादा बुरा फंसा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी दरवाजा तोड़ते हुए उसी बदमाश लोगों का ग्रुप को जो एक करके दरवाजे से गिर रहे होते हैं, रे अच्छा खासा उन लोगों को धो दिया होता है। और हम देखते हैं कि मिस्टर वेंग भी बेचारा एक अजीब सा पोजीशन बनाते हुए वहाँ पर बहुत ही घबराए हुए बैठा है। और रे बोलता है कि क्या कोई और बाकी है जिसे पीटना है, अगर बाकी है तो तुम लोग आ सकते हो, मैं बहुत ही ज्यादा फ्री हूँ आज। और ये देखकर बेचारे बाहर लोगों का तो मुंह खुले का खुला रहता है और उन लोगों का आंख मुंह में आके अटक जाता है। वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसा है, ये तो इनक्रेडिबल है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। कोई बोल रहा होता है कि क्या इसे सुपरमैन का टॉनिक मिल गया है क्या, आखिरकार ये वो चीज को कहाँ से खरीदा है, मुझे भी चाहिए। और ये सब बोल रहे के लोग हैरान हो रहे होते हैं। और इधर रे की बहन भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंकी हुई होती है और वो बोलती है कि मेरा भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, आखिरकार ये कैसे हुआ है। जहाँ पर रे बोलता है कि नहीं ये बड़ा बात नहीं है, बस मैं एक एंशिएंट मास्टर से मिल गया था जिसने मुझे सब सिखाया है। इधर हम जो हैंगटियान को देखते हैं जो बोल रहा होता है अरे मैंने तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ किया भी नहीं है। इधर हम मिस्टर वेंग को देखते हैं जो रे को बिजी देखकर अपने पतली गले से निकलने का कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि अगर ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वरना वो पकड़ लिया तो मुझे भी अच्छा खासा कूट देगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि रे उसके करीब आ जाता है और उसकी दीवार एक पंच मारता है जिसकी वजह से मिस्टर वेंग का बेचारा हालत खराब हो जाता है, उसका पतलून गीला हो जाता है। जहाँ पर रे एक डेविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुमने मुझसे परमिशन मांगा है यहाँ से जाने का। यहाँ पर हम लोग वेंग को देखते हैं जो रे के पैर पड़ते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, आप तो बहुत ही बड़े आदमी हैं, आपको मेरे जैसे छोटे आदमी को अटेंशन देने का भी जरूरत नहीं है, आप बस मुझे छोड़ दीजिए। और ये देखकर वहाँ के वर्कर बोल रहे होते हैं कि वाकई में मैंने आज बहुत ही अच्छा चीज देख लिया है, ये कमीना मिस्टर वेंग ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और आज देखो वो अपने लाइफ के लिए यहाँ पर भीख मांग रहा है। एक बंदा बोल रहा होता है कि जो यहाँ पर हुआ है मेरे आंखों पे विश्वास नहीं होता है। और वो लोग
वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम रे की बहन को देखते हैं जो वो माफ करने के लिए बोल रही होती है और बोल रही होती है कि चलो अब हमें ऐसे चलना चाहिए, जहाँ पर रे भी उसके बात को मान लेता है और रे मिस्टर वैंग को बोल देता है कि ठीक है तुम यहाँ से भाग जाओ और दूसरी बार इस तरह का हरकत मत करना, अगर दूसरी बार ऐसे करोगे तो मेरी बहन अगर रोकेगी भी तो मैं तुम्हें वहाँ पर जान से मार डालूंगा। और मौका पाकर वहाँ पर मिस्टर वैंग अच्छा से भागने लगता है। वो बोलता है कि चलो बाल बल बचा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हुआ है। और ये देखकर वहाँ के वर्कर बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला बात है कि यहाँ पर डायरेक्टर आ गए हैं, अब तो रे को और ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि डायरेक्टर मिस्टर वैंग के ब्रदर इन लॉ है और ये डायरेक्टली अपने ब्रदर इन लॉ को ही साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपने ब्रदर इन लॉ यानी डायरेक्टर के पास चले जाता है। वो बोलता है कि ब्रदर इन लॉ मेरे ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पर डायरेक्टर बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने बुली किया है, तुम बताओ, मैं भी तो देखूं कि आखिरकार मेरे आदमी को किसने बुली किया है। यहाँ पर डायरेक्टर वो मिस्टर वैंग बताते हुए बोलता है कि वहाँ पर वो बंदा जो वहाँ पर खड़ा है वही मुझे बुली कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी रे की बहन को रे के बैकग्राउंड के बारे में अच्छा से मालूम नहीं चल रहा होता है और वो रे के आगे आते हुए बोलती है कि मेरे भाई इनोसेंट है, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ करना ही है और कुछ सजा ही देना है तो मुझे दो। जहाँ पर मिस्टर वैंग अपने ब्रदर इन लॉ के पीछे छुपते हुए बोलता है कि तुम लोग दोनों को यहाँ पर सजा मिलेगा, बराबर सजा मिलेगा, चाहे तुम्हें पहले मिले या तुम्हारे भाई को, मैं तुम लोग दोनों को यहाँ पर सजा दिलवा के रहूंगा। यहाँ पर हम बोमो को देखते हैं जो आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो यहाँ पर। और तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वैंग के मुंह में एक फेंकता हुआ जूता कोई मारता है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार इस कमीने का इतना हिम्मत हो गया जो मेरे ऊपर जूता फेंक के मार रहा है। और हम देखते हैं मिस्टर वैंग के फैक्ट्री में जितने भी वर्कर काम करते हैं वो लोग सब मिस्टर वैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्से भरे निगाहों से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वैंग भी बेचारा घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि सारे वर्कर मिस्टर वैंग के ऊपर जो भी उसके हाथ में होता है, मतलब जो भी वर्कर के हाथ में होता है, मिस्टर वैंग के ऊपर सब लोग फेंक के मारने लगते हैं। और बेचारा मिस्टर वैंग बचते बचाते डायरेक्टर के पास जाके चुप जाता है। और डायरेक्टर भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग सबको यहाँ नौकरी से बाहर निकलना है क्या, तुम लोग इस तरह का हरकत क्यों कर रहे हो। यहाँ पर रे बोलता है कि ये मिस्टर वैंग जो है वह वर्करों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और इसकी वजह से वर्कर आज बहुत ही ज्यादा तंग आकर इसके ऊपर इस तरह का हरकत कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्टर कुछ कहना तो चाहता था लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि मैं भी जानता हूँ कि ये सारा मिस्टर वैंग ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल मेकर है, लेकिन अगर मैं इसका साथ अभी नहीं दूंगा तो मेरी वाइफ मतलब मिस्टर वैंग की बहन मुझे बहुत ही ज्यादा ताना मारेगी और फिर मैं भी ट्रबल में आ जाऊंगा। और बेचारा मिस्टर वैंग का मुंह रोने के जैसा हो जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बनेगा और मिस्टर वैंग को यहाँ पर परेशान करेगा तो मैं यहाँ पर कसम खा के कहता हूँ। और वो इतना ही बोलता है तभी कोई बोलता है कि तुम रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टर का सिक्योरिटी आ जाता है, जिससे देखकर डायरेक्टर बोलता है कि सिक्योरिटी डी आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तुम अचानक इतने दौड़ते दौड़ते यहाँ पर क्यों आए हो। सिक्योरिटी लो डायरेक्टर के कान में बताता है कि मुझे सिटी के गार्ड के द्वारा मालूम चला है कि जो रे है वो हमारे सिटी काउंसिलर के कार में आया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो रे के सामने जो लड़का है वो मेयर का बेटा है। ये सुनकर तो बेचारा डायरेक्टर का भी हालत खराब हो जाता है और फिर वो छुपते छुपाते रे को देख रहा होता है जहाँ पर उसके सामने बोमो होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और ये देखते हुए बेचारा डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मन में बोलता है कि हाँ ये लड़का दिखने में बिल्कुल मिस्टर टैंक की तरह है, शायद से आज मैं बहुत ही ज्यादा बुरा फंसा। और हम देखते हैं कि रे और बूमो को ये सबसे फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है और वो दोनों तो बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार हमें लंच कहाँ पर करना है, कोई अच्छा लोकेशन के बारे में बताओ। और डायरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे खुद को ही यहाँ पर बचाना होगा। और इधर हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में होता है और वो बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार मेरे खिलाफ यहाँ पर कौन खड़ा होने का कोशिश करेगा। और ये सब देखकर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर वैंग के ऊपर ही एक तमाचा लगा देता है, जिसे खाकर मिस्टर वैंग बोलता है कि ब्रदर इन लो आखिरकार तुम मुझे क्यों मारे हो। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर उसे कूटने लगता है किसी गधे की तरह और वो बोलता है कि क्या तुम्हें मारने के लिए मुझे रीजन का जरूरत है, क्या तुमने यहाँ पर जितना कांड किया है वो कम है तुम्हें मारने के लिए। और बेचारा डायरेक्टर उससे मिस्टर वैंग को बहुत ही ज्यादा कूट रहा होता है और वो रोते हुए बोलता है कि बस हो गया अब रुक जाओ। और ये देख कर तो वहाँ के वर्कर भी हैरान होते हैं, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार अभी क्या हुआ। अभी जो बंदा मिस्टर वैंग के आगे खड़ा होकर उसको सपोर्ट कर रहा था
वो अचानक उसे इतना ज्यादा कूटने क्यों लगा, आखिरकार डायरेक्टर के साथ क्या हुआ है, आखिरकार अचानक से हमारा डायरेक्टर इतना ज्यादा अच्छा आदमी कैसे हो गया। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर मिस्टर वेंग को जब तक वो थक नहीं जाता तब तक वो मारता है। और मिस्टर वेंग का भी हालत आप लोग देख सकते हैं, बेचारा का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। और फिर डायरेक्टर बोलता है सब वर्कर से, अब मैं फाइनली यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ कि मिस्टर वेंग को इसके मैनेजर के पोस्ट से हटाया जा रहा है और ये अब से मैनेजर का पोस्ट में नहीं होगा। और ये सुनकर जितना भी वर्कर होते हैं वो लोग उछलने लगते हैं और कूदने लगते हैं, वो लोग तो खुशियां बना रहे होते हैं। और फिर डायरेक्टर बुम्मो के पास जाते हुए बोलते हैं कि मिस्टर क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई है, आखिरकार मैंने जो किया शायद आपको वो अच्छा लगा होगा। बुम्मो भी एटीट्यूड में बोलता है कि ये डिपेंड करता है मेरे दोस्त पे, अगर मेरा दोस्त इससे सहमत है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टर भी बेचारा एक अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में बोल रहा होता है कि क्या मुझे अब मिस्टर बुम्मो का बात मानकर इस रे के सामने भी गिड़गिड़ाना होगा और इससे भी माफी मांगना होगा। मैंने कभी भी इस दिन का सपना में भी सोचा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि बुम्मो डायरेक्टर को इस तरह सोचते हुए देखकर बोलता है कि आखिरकार तुमसे क्या गलत हो गया है, तुम इस तरह क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्त के सामने माफी मांगोगे या फिर मैं सेल फोन में ये रिकॉर्ड करके सिटी काउंसिलर को ये सब दिखा दूं। यहाँ पर ये सुनकर बेचारा डायरेक्टर का हालत खराब हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा। और फिर डायरेक्टर रे के सामने घुटने टेक देता है और उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि क्या आप मेरे किए गए काम से अगर सेटिस्फाई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और नहीं सेटिस्फाई है तो बताइए कि आखिरकार मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। तो डायरेक्टर को रे के सामने घुटने में आकर माफी मांगते हुए देखकर बेचारे जितने भी वर्कर होते हैं जो असल में रे के पुराने दोस्त भी होते हैं, ये वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये सब आज मैं क्या क्या देख रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर खुद बेचारा रे के सामने वो घुटने में आकर रे से माफी मांग रहा है, तो बोल रहा होता है कि रे अचानक से इतना ज्यादा फेमस कैसे हो सकता है। एक लड़का वहाँ पर बोमो को पहचान लेता है, वो बोलता है ये तो हमारे सिटी काउंसिलर के लड़के हैं। और हम इधर रे के बहन को देखते हैं जो रे से बोलती है कि रे चलो अब हमें घर जाना है, मैं और ज्यादा मसला को नहीं देखना चाहती हूँ, बस हो गया। जहाँ पर रे उस डायरेक्टर को माफ करते हुए चले जाता है और वो बोलता है कि ठीक है आज से मेरी बहन इस जगह में काम नहीं करेगी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये देखकर बेचारा डायरेक्टर भी एक राहत का सांस लेता है और वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर डायरेक्टर वो लोग के जाने के बाद बोलता है कि चलो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर यहाँ से चले गया। और वर्कर अभी भी बहुत ही ज्यादा भौचक्के होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार रे इतना शॉर्ट समय में इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया है और इतना ज्यादा ताकतवर भी हो गया है, आखिरकार उसके हाथ में कौन सा चमत्कारी चीज लग गया है। और गाड़ी में रे की बहन पूछ रही होती कि रे आखिरकार हम लोग बिना जॉब के साथ कैसे सरवाइव करेंगे, हालांकि तुमने मेरे जॉब को छोड़ा दिया है। जहाँ पर रे बोलता है कि मैंने एक सुप्रीम क्लास के जेड को प्राप्त किया था और मैंने उसे बेच दिया है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसा मिला है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम बोमो से पूछ सकते हो। जहाँ पर बोमो भी बोलता है कि हाँ हाँ रे जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है और मैं यहाँ पर दावा के साथ बता सकता हूँ कि रे इतना कमा ही लिया है कि तुम आराम से यहाँ पर लाइफ को जी सकती हो। जहाँ पर रे की बहन भी खुश होते हुए बोलती है कि ओहो तो तुम्हें इस तरह का चीज मिला है तो आखिरकार तुम्हें उसको कितने में बेचे हो। रे आराम से बोलता है कि बस $100 मिलियन में। जहाँ पर रे की बहन पहले सुनती है और बोलती है ओहो तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन जब वो ध्यान देती है और बोलती है कि क्या तुमने कुछ $100 मिलियन में उसे बेचे हो, और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो रे को पकड़ के हिलाने लगते हैं। जहाँ पर रे भी परेशान होते हुए बोलता है कि अरे अरे अब तुम मुझे छोड़ भी दो, तुम इस तरह अब कितने देर तक मुझे करोगी। और हम देखते हैं कि रे अपनी बहन को लेकर एक मॉल में चले जाता है और अपने बहन से बोलता है कि तुम बहुत समय से नए जूते और नए कपड़े को खोज रही थी, तो चलो आज तुम्हें जो खरीदना है तुम यहाँ से खरीद सकती हो। और फिर रे वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो ये समय हो गया है, हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज को बाय करना है। और रे अपने बहन को लेकर एक शू के शॉप में आ जाता है, जहाँ पर रे की बहन थोड़ा सा घबराते हुए बोलती कि रे ये सब बहुत ही ज्यादा महंगा है, चलो हमें बाहर में जाकर खरीदना चाहिए, ये हद से ज्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ पर बोमो बोलता है अरे तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं है, रे इतना ज्यादा अमीर है कि वो आराम से ये चीज को अफोर्ड कर सकता है। जहाँ पर रे भी अपने बहन को आगे करते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस तुम पसंद करो तुम्हें क्या चाहिए और मैं उसे खरीद लूंगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर रे की बहन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तरह तरह के ड्रेस को डिसाइड करने लगती है खरीदने के लिए, और वो सब ड्रेस को चेंज करके रे को दिखा भी रही होती है। इधर बोमो भी ये सब देख के रे की बहन में
में फिदा हो जाता है और वो बोलता है कि रे तुम्हारी बहन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगर तुम चाहो और तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनना चाहता हूँ। जहाँ पर रे बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह का नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, मेरी बहन ही अपने पार्टनर को डिसाइड करेगी कि आखिरकार उसे इसे पसंद करना है। जहाँ पर ये सुनकर बूमो अपने पेट की तरफ देखता है जिसका पेट बहुत ही ज्यादा निकला होता है बेचारे का, और फिर वो एक बुरा समूह बनाते हुए बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी तुम्हारी बहन मुझसे भी कोई बेहतर को डिजर्व करती है। तो वो बोलता है कि आखिरकार सब सलाह आखिर में खराब ही क्यों हो जाता है। जहाँ पर रेवी बूमो को अपने पेट में हाथ रखे हुए देख लेता है और समझ जाता है और बूमो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि बूमो, तुम्हें अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, तुम इतना जल्दी नर्वस क्यों हो जाते हो। और तभी देखते हैं कि रे के पीछे से किसी का आवाज आता है और कोई बोल रहा होता है कि ये कितना ज्यादा अजीब सा कोइंसिडेंट है। और वो बोलता है कि रे, आखिरकार तुम जैसे फटीचर आदमी इस तरह की जगह में क्यों है, वो इस तरह की जगह को डिजर्व नहीं कर सकता है, तुम तो यहाँ के एक टिंके को भी नहीं खरीद सकते हो। और वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ चिपका हुआ होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चिपकी हुई होती है। और रे उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि बाय लूफाई। और रे उसको देखकर इतना ज्यादा भड़क जाता है कि उसके पास जाते हुए बोलता है कि बाय लूफाई, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे सामने आ सको और तुम मुझसे इस तरह का बात भी कर सको। और बेचारा बाय लूफाई भी रे को इस तरह भड़कते हुए देखकर हैरान होता है। बेचारा बाय लूफाई अपने गर्लफ्रेंड के ही पीछे चुपते हुए बोलता है कि यहाँ पर पुलिस है जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर मुझे परेशान नहीं कर सकते हो और तुम मुझे यहाँ पर बुली भी नहीं कर सकते हो। जहाँ पर रे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि बेटर होगा कि मैं यहाँ पर केयरफुल रहूं। जहाँ पर हम बूमो को देखते हैं जो रे के पास आते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मामले को हैंडल करूं। यहाँ पर रे बोलता है कि नहीं शुक्रिया बूमो, चलो बस हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये बंदा क्या करता है। और हम इधर बाय लूफाई को देखते हैं जो एटीट्यूड में आते हुए रे से बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ, आखिरकार मुझे मालूम नहीं है कि इस तरह के फटीचर आदमी मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ जाते हैं। जहाँ पर रे भी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ और अगर तुम्हें यहाँ पर कपड़ा खरीदना है तो तुम कहीं और से जाकर खरीदो, मतलब किसी और रास्ते से जाकर खरीदो। यहाँ पर बाय लूफाई भी और उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्या आजकल इस तरह के महंगे जगह में तुम जैसे गरीब और फटीचर आदमी भी कपड़े खरीदने लगे, तो आखिरकार हम लोग अमीर आदमी कपड़े खरीदने के लिए कहाँ जाएं, हमारा स्टेटस क्या रह गया अब। पर वो लोग रे का बेचारा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और हंस भी रहे होते हैं। जहाँ पर रे और बूमो ये सब देख के रख अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं और अजीब तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रे की बहन आ जाती है और वो बोलती है कि भाई मैंने बहुत सारे शॉपिंग को कर लिया है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो एक ड्रेस को पहनी हुई होती है जिसे पहनकर वो पूछती है कि भाई क्या मैं इसमें ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं यानी रे, बाय लूफाई और बूमो सब लोग बोलते हैं कि वाकई में तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। इधर हम बाय लूफाई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह दूसरे लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो फिर बाय लूफाई के पास आते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही है, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम इस तरह क्यों बोले। जहाँ पर बाय लूफाई भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ तुम भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जहाँ पर बाय लूफाई को अभी तक ये मालूम नहीं होता है कि वो रे की बहन होती है और वो मन में बोलता है कि सही में इस लड़की के पास तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। और वो बोलता है कि बस सब्र करो और देखो जल्दी या बाद में वो मेरी खिलौना बनने वाली है। और ये सब सामान लेकर रे वहाँ पर बिलिंग करवाने लगता है जो कुछ लाख में आता है। और इधर बाय लूफाई अपने नाक को साफ करते हुए बोलता है कि मैं जानता था ये बस यहाँ पर ऑफ कर रहा है, इतने सारे अमाउंट को सुनकर ये बक्का यहाँ पर भौचक्का हो जाएगा और वो यहाँ पर अपना मुंह छुपा के भागने का कोशिश करेगा, मैं जानता हूँ। और इसका फायदा उठाकर मैं उस लड़की का इम्प्रेशन जीत जाऊंगा और मैं उसे अपना बना लूंगा। जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि तुम्हें इस तरह प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है, तुम जितना अभी यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो तुम उतना भी अमीर नहीं हो। और तभी वो सेलरमैन बोलता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहाँ पर बेचारा बाय लूफाई जो अपने नाक से जिस उंगली से साफ कर रहा होता है बेचारा उसी को अंदर घुसा के अपने नाक से खून निकाल लेता है। और वो बोलता है कि आखिरकार मैंने क्या सुना, सही में ये उतने सारे पैसे को खुद से ही दे दिया, आखिरकार रे के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया। और उसकी गर्लफ्रेंड भी हैरान होती है और वो बोलती है कि आखिरकार इस बंदे के पास इतना ज्यादा पैसा कैसे आ गया, ये तो यहाँ पर फौरन से इतना ज्यादा पैसे को खर्च कर गया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमीर है। और इधर रे की बहन बोलती है कि चलो भाई अब हमें चलना चाहिए। जहाँ पर रे कुछ सोच रहा होता है और वो बोलता है कि ओ मुझे याद आया, मैं यहाँ पर नेकलेस लेना तो भूल ही गया। और तभी हम देखते हैं कि बाय लूफाई की गर्लफ्रेंड का नजर एक नेकलेस पे पड़ता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मुझे वो नेकलेस चाहिए। जहाँ पर बाय लूफाई भी इसके लिए मान जाता है। जहाँ पर उसकी
गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और बोलती है हुर्रे मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा अच्छा है। और वो रे के सामने ही आते हुए पोज मारते हुए बोलता है कि कुछ कपड़े खरीद लेना, ये तो बहुत ही आम सा बात है, अगर औकात है तो डायमंड नेकलेस खरीद के दिखाओ। और हम वहाँ पर देखते हैं रे असल में नेकलेस ही देख रहा होता है और इधर रे अपना काम कर रहा होता है। तभी बालूफाई उसी नेकलेस को जो उसकी गर्लफ्रेंड बोली होती है उसका प्राइस वहाँ पर शॉपकीपर से पूछता है तो वो बताता है कि इसका बस प्राइस 1,50,000 है। जब रे हंसते हुए बोलता है कि बस, यहाँ पर बालूफाई बोलता है हंसते हुए कि क्या बस 1,50,000, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है। लेकिन जब वो गौर से सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या 1,50,000, तुम पागल हो गए हो क्या, इतना ज्यादा। यहाँ पर हम बालूफाई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो एक मासूम सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि प्लीज प्लीज मेरे बाबू मेरे लिए वो खरीद दो। यहाँ पर बालूफाई अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बस इस लड़की के साथ एक रात मस्ती किया हूँ और इसके लिए मैं इतना ज्यादा पे तो नहीं कर सकता हूँ, ये हद से ज्यादा है। और बालूफाई अपनी गर्लफ्रेंड को एक खिलौने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि शायद से बेबी तुम्हारे लिए वो सूट करेगा। और हम देखते हैं कि बच्ची में के हाथ में एक खिलौना होता है जिसे वो घुमाते हुए बोलती है आबरा कडाबरा तुम अब पिग में बदल जाओ। और हम देखते हैं कि बाकी सब ये देखकर एक अजीब सा मुंह बनाते हैं और बालूफाई को ही देख रहे होते हैं। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या मैं कल पैदा हुई एक बच्ची हूँ कि उस तरह का खिलौना से खेलूंगी, मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए, बस एक डायमंड नेकलेस। जहाँ पर सेलर मैन भी फायदा उठाते हुए बोलता है कि सर आप जब यहाँ पर प्रॉमिस कर चुके हैं तो इसे आप खरीद लीजिए, ये ज्यादा भी महंगा तो नहीं है ना। हम बालूफाई को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भड़कते हुए बोलती है कि बीच कहीं की आखिरकार तुम 1.5 मिलियन की नेकलेस को डिजर्व करती हो क्या, आखिरकार तुम यहाँ पर सपना देखना बंद क्यों नहीं करती हो। यहाँ पर रे उन दोनों का हल्ला सुनकर उन दोनों को ही शॉप से धक्के मारकर निकाल देता है और वो बोलता है कि यहाँ पर हल्ला करना बंद करो। और रे फिर उस नेकलेस को खरीद लेता है जहाँ पर सेलर मैन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और ये देखकर बालूफाई और उसकी गर्लफ्रेंड का तो हलक से जान ही निकल गया होता है। वो लोग शौक के मारे बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया है, ये ऐसे पैसे को बहा रहा है इसे मानो उसके लिए पैसा तो कुछ है ही नहीं। तो वो 1.5 मिलियन का नेकलेस तो बस यूं ही खरीद लिया है, आखिरकार इसके पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया। और फिर रे अपनी बहन को उस नेकलेस को पहना देता है जहाँ पर रे की बहन बोल रही होती है कि रे ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। लेकिन रे बोलता है कि जो चीज मेरी बहन के ऊपर खूबसूरत दिखता है उसका कोई कीमत नहीं है। और बालूफाई ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बोलता है कि बस इंतजार करो कमीने का इनके और देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और बालूफाई वहाँ से गुस्से होते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा होता है और बोलता है कि चलो अब हम यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर ही मारते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाने वाली हूँ और तुम अपने आप को रिच मैन प्रिटेंड करना बंद कर दो, तुम तो एक फकीर से भी ज्यादा फटीचर हो। के बाद वो बालूफाई की गर्लफ्रेंड रे के पास आकर चिपक जाती है और वो बोलती कि हे यंग मैन, मुझे अगर डायमंड नेकलेस दिला देते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। और ये देखकर रे की बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आते हुए उस लड़की को दम भर कूटने लगती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम समझती क्या हो कि मेरे ब्रदर के सामने तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो, भाड़ में जाओ तुम। और बूमो और रे भी ये देखकर हैरान होते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि क्या मेरी बहन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। और फिर वो अपने आप को शांत करते हुए स्माइल फेस के साथ रे और बूमो को देखते हुए बोलते कि चलो शॉपिंग खत्म हो गया तो मैं अब यहाँ से चलना चाहिए। और बेचारे वो दोनों तो अभी भी शौक में होते हैं। और फिर हम देखते हैं रे को जो अपने कमरे में होता है और वो बोलता है कि जबकि मैंने जू हैंग टियान के पास से उस बुक को ले लिया है, कुंफू के बुक को, और उसने मुझे बॉक्सिंग टेक्निक तो दिखा दिया है लेकिन मुझे अब अपने लेग टेक्निक को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद वो अपने इंग और यांग आई के एक्टिवेट करते हुए अपने पोस्ट वैल्यू मेडिकल टेक्निक को सीखने लगता है और उसको अच्छा से डीपली समझने लगता है जहाँ पर उसे बहुत सारे बीमारी का इलाज करने का तरीका समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार किस किस बीमारी को कैसे कैसे ठीक करना है। और फिर ये सब देखने के बाद बोलता है कि ग्रेट, मैं अगर 2 सेट मेडिकल स्किल को सीख लूँ तो उसके बाद में जो हैंग टियांग को आराम से उसके लेग क्योर कर सकता हूँ। और रे अपने आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि चलो मुझे और थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रे की बहन वो उसके दरवाजे को खोलकर अंदर झांक रही होती है और वो मन में सोच रही होती कि फादर मरने से पहले ये बोले थे कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम अपने ब्रदर यानी रे के साथ मैरिज कर देना। और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे के फादर मर रहे होते हैं और मरते वक्त वो रे की बहन से बात करते हुए बताते हैं कि तुम जो हो वो रे के बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो, पर मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम अपने भाई यानी रे को अच्छे से ख्याल रखोगी। और इधर रे की बहन रे को देखते हुए मन में सोच रही होती कि सही में वो वक्त आ गया है,
अब ये लड़का एक बच्चा से रियल मैन बन गया है। और रे थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि एक रात के अच्छे से स्टडी के बाद मैंने यहाँ पर 9 नीडल मेडिकल टेक्निक और 3 मिडल ऑफ सियामेन टेक्निक को पोस्ट वैली मेडिकल टेक्निक की मदद से सीख लिया है। तभी हम देखते हैं कि रे की बहन एक कमरा से निकल रही होती है और वो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार मैंने जिस प्रोमिस को किया है उसे मैं अब कैसे पूरा करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि रे अपनी बहन को मॉर्निंग सिस्टर बोलते हैं और ये सुनकर बेचारी रे की सिस्टर वो घबराते हुए अंदर अपने कमरे में दोबारा घुस जाती है, जहाँ पर रे अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरी सिस्टर मुझे देखकर इतना ज्यादा डर क्यों गई और वो अचानक से अपने कमरे में क्यों चली गई। और वो बोलता है कि छोड़ो जो भी हो, मुझे जाकर जू एंगटियान को ट्रीट करना चाहिए। अब मैं इतना स्किल हो गया है कि मैं आराम से जू एंगटियान के लेग को ठीक कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि रे की बहन यानी रे की सिस्टर वो अपने दरवाजा को थोड़ा सा खोलती है और वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना ब्रदर, अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। और इधर हम रे को जू एंगटियान के मेंशन में देखते हैं, यहाँ पर वो उसके सामने जाते हुए बोलता है कि क्या तुम रेडी हो, जहाँ पर जू एंगटियान भी पूरा जोश के साथ बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। और रे भी बोलता है कि ठीक है, तब मैं अब नीडल को घुसाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो असल में ट्रीट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग बारबेक्यू बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं और नीडल का बात वो चिकन में घुसाने का हो रहा होता है। इधर यो भी एक अजीब सा मुंह बनाते हुए उन लोगों को ही देख रही होती है। तो यहाँ पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में और ज्यादा मस्ती होने वाला है, क्योंकि रे और बहुत सारे दुश्मनों से मिलने वाला है, उसे बहुत सारे लड़कियां भी मिलने वाली है और वो तो इतना ज्यादा भी आगे पैसे कमाने वाला है कि कंट्री के बड़े बड़े अमीर आदमी भी उसके सामने झुक के चलेंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय।